तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया था रिलेशंस का, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे होंगे और उसकी टाइप भी डिस्कस कर रहे होंगे। तुम्हारी इन फ्यूचर जाके शादी होगी तो वो भी एक रिलेशन ऐसा बनेगा जो तो किसी दूसरी फैमिली पे जाके बनेगा। तो रिलेशन दो तरीके का बनता है, एक तो खुद सेम फैमिली में और एक किसी दूसरी फैमिली में। हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक एंड वेलकम टू द वन शॉट वीडियो ऑफ रिलेशन एंड फंक्शंस फॉर क्लास 12th। इस वीडियो के अंदर हम रिलेशन और फंक्शंस को कवर कर रहे होंगे और वो भी एकदम स्ट्रिक्टली जो हमारा इस साल का अपडेटेड सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग। ये जो लेक्चर होने वाला है ये हमारा CUET और बोर्ड्स के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहा होगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं मिलेगा और ये हमारे सारे के सारे कंसेप्ट्स को एकदम क्रिस्प तरीके से कवर करेगा। और इसको करने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत पड़ेगी इधर उधर हमें एक्स्ट्रा चीज़ों को करने की। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज के लेक्चर को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये चैप्टर अपनी वेटेज कितनी रखता है बोर्ड्स के अंदर और CUET के अंदर। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हम कर रहे हैं तो उसका फायदा नुकसान तो पता लगे, है ना। तो जो बोर्ड्स की अगर बात की जाए तो बोर्ड के अंदर रिलेशन और फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों करता है वो मैं बताता हूँ। वैसे तो ये चैप्टर 8 नंबर का आया था 2022 की अगर बात करें तो, पर 8 नंबर का आने में एक बहुत इंपॉर्टेंट खास बात है क्या कि एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आ रहा है पिछले 1-2 साल से। यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर का आ रहा है, तो 5 नंबर के क्वेश्चन तो हमारे लिए फेवरेट होते हैं, है ना। तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आया था रिलेशंस का, वो क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर रहे होंगे और उसकी टाइप भी डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि 2022 का जो सैंपल पेपर था और जो हमारा फाइनल पेपर था उस दोनों के अंदर वो क्वेश्चन आया हुआ था, है ना। तो 5 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है, 2 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है और 1 मार्क का एक क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट टाइम ऐसे था, थोड़ा वेरी कर सकता हो सकता है 5 का और 3 का एक आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। और अगर CUET की बात की जाए तो CUET में 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन की इसकी रेंज रहती है, 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन की इसकी रेंज रहती है। वैसे तो 2 क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बिल्कुल भी, नो बकवास, ठीक है, एकदम सीधे पॉइंट पे चलते हैं और अपने कंटेंट को शुरू करते हैं। ठीक है, पहले देखेंगे कि हम क्या क्या चीजें किस तरीके से डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। पहला तो थोड़ा सा 11th का बेसिक्स देखना पड़ेगा, क्योंकि 11th क्लास के अंदर भी हमने रिलेशन और फंक्शंस को पढ़ा था, तो एकदम उतना उठाएंगे 11th क्लास का जितना जितना हमें अभी एग्जाम के टाइम पर जरूरत पड़ने वाली है, सिर्फ उतना देखेंगे थोड़ा सा। फिर इन रिलेशंस के बारे में देखेंगे कि रिलेशंस क्या होते हैं। यहाँ तक का काम हमने 11वीं क्लास में किया होता है बेसिक्स, और जो रिलेशन का इंट्रोडक्शन है वो। यहाँ से 12वीं का काम शुरू होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन का, तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस देखेंगे। फिर यहीं पे ही टाइप्स ऑफ रिलेशन के जस्ट बाद हम क्वेश्चंस कर लेंगे जो हमारे बोर्ड्स में आए हुए हैं या बोर्ड्स के लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, इसको लिखना आना चाहिए, समझ में तो आ जाता है पर ये लिखना आना एक टास्क है। बोर्ड के अंदर लिखने की बड़ी वैल्यू होती है इसको, और लिखते हैं जब समझ में तो आ जाता है, लिखने जाते हैं तो कुछ और लिखा जाता है। तो हमें वो लिखने का तरीका एकदम अच्छे से समझ आना चाहिए, उसको हम समझेंगे इसके अंदर अच्छे से जल्दी से। फंक्शंस की बात करेंगे फिर थोड़ा सा, फिर टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करेंगे और फिर इसके तुरंत बाद हम फंक्शंस के वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमारे लिए बोर्ड में आ सकते हैं। देखो 5 नंबर का क्वेश्चन रिलेशन से आया था, हो सकता है फंक्शन से आ जाए, है ना, ऐसा भी हो सकता है। फिर लास्ट में जो CUET के पिछले 2 सालों में क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को हम देखेंगे कि क्या उसके लिए भी हमारे लेक्चर सफिशिएंट था या नहीं था। ठीक है, तो टाइम खराब नहीं करते, एकदम बढ़िया तरीके से हमारी बात को शुरू करते हैं। तो 11th क्लास के अंदर सबसे पहले हमने ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़े थे। सेट के हमने काफी ऑपरेशन पढ़े थे, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, ये वो, है ना, काफी चीजें पढ़ी थी। पर लास्ट का एक ऑपरेशन हमने पढ़ा था कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद ही हमारे रिलेशन की शुरुआत हुई थी, तो वहां से हमारी बात को शुरू करेंगे। उससे पहले हमें एक छोटा सा कंसेप्ट देखना पड़ेगा, किसका, ऑर्डर्ड पेयर्स का। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं यहां पे बात करते हैं सबसे पहले। अगर ऑर्डर्ड पेयर्स की बात की जाए तो ये 2 वर्ड से मिलके बनाए। देखो, एक तो पेयर्स, पेयर का मतलब क्या होता है, जहां पे 2 चीजें आ जाती हैं उसको पेयर बोल दिया जाता है। और ऑर्डर्ड का क्या मतलब होता है, ऑर्डर्ड का मतलब जहां पे कोई ऑर्डरिंग फॉलो हो रही हो, ऑर्डरिंग फॉलो हो रही हो। ऑर्डरिंग का दूसरा अगर सिनोनिम देखें, दूसरा आसान वर्ड देखें तो हम कह सकते हैं कि कोई सीक्वेंस फॉलो हो रही हो, कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, है ना। तो ऐसे पेयर जहां पे कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो, ठीक है, ऐसे पेयर्स को हम बोल देते हैं ऑर्डर्ड पेयर, जहां कोई पैटर्न या कोई सीक्वेंस हम फॉलो कर रहे हो। तो जैसे कि ऑर्डर्ड पेयर बना दूं, मान लो एक एलिमेंट A है और एक एलिमेंट B है, ठीक है।
इन दोनों को एक साथ रखने के लिए हमने क्या किया, ब्रैकेट्स का यूज कर दिया और एक ये पेयर बना दिया। अभी ये सिर्फ पेयर है, यहाँ पे एक तो ए आया हुआ है और एक बी आया हुआ है, दो एलिमेंट्स आए हुए हैं। अब इनकी ऑर्डरिंग कैसे फिक्स होगी, इनकी ऑर्डरिंग कैसे फिक्स होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम एक शर्त लगा दे रहे हैं कि भाई जो ए एलिमेंट है ना वो आना चाहिए ए सेट से ही, और जो बी आना चाहिए वो आना चाहिए बी सेट से ही। अब देखो, एक हमने यहां पे ऑर्डर फॉलो करा दिया, हमने कह दिया कि हमारा ऐसा पेयर बनना चाहिए जिसके अंदर जो पहला एलिमेंट है वो तो दिखे ए से और जो दूसरा एलिमेंट है दिखे बी से, ऐसे ही दिखने चाहिए। तो हम ऐसे पेयर्स को क्या बोल देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं, मान लो दो पोजीशंस हैं यहाँ पे दो बच्चों को खड़ा करना है। मैंने कह दिया कि इस पोजीशन पे तो बच्चा खड़ा होगा ए सेक्शन का ही और यहाँ पे बच्चा खड़ा होगा बी सेक्शन का ही। तो ये पेयर बना पर ऑर्डरिंग के साथ बना कि भाई पहली पोजीशन पे तो आएगा ए सेक्शन का बच्चा और दूसरे सेक्शन पे आएगा बी सेक्शन का बच्चा, तो कंडीशन आ गई एक। तो ऐसे पेयर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स बोल देते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये एक ऑर्डर्ड पेयर बन गया है ना। अब ऑर्डर्ड पेयर, मैं एक दो एग्जांपल लेके ऑर्डर्ड पेयर बनाता हूं। अच्छा, ये तो एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया ऐसा, मान लो मैंने एक सेट दे दिया तुम्हें, एक सेट ए दे दिया मैंने 1,2 और एक सेट मैंने दे दिया बी, कौन सा, a, बी। मान लो ये दो सेट ले लिए। तो अगर मैं एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना चाहूं तो 2, a, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर है इस कंडीशन के हिसाब से। तो 2 जो है वो a से आ रहा है, a जो है वो b से आ रहा है ना। सिमिलरली और कोई बनाओगे 1 के साथ बना दो, 1, b भी एक ऑर्डर्ड पेयर है इस कंडीशन के हिसाब से, है ना। तो ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर बन जाता है। इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं। तो ये ऑर्डर्ड पेयर की हमें जरूरत पड़ने वाली है आगे जाके, तो इसको हम देखेंगे। इसके अंदर और भी कंसेप्ट है, दो ऑर्डर्ड पेयर बराबर कब होते हैं, वो सब की हमें अब इतनी नीड नहीं है क्योंकि अब 12वीं में हो गए हैं। ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे बनता है, ये बात समझ आनी चाहिए बस। फिर ऑर्डर्ड पेयर बनने के बाद हमने क्या सीखा, फिर हमने एक और ऑपरेशन सीखा जिसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि हमने सेट्स का इंटरसेक्शन कर दिया था, हमने सेट्स का यूनियन कर दिया था, सेट्स का डिफरेंस कर दिया था, तो हम सेट्स का एक तरीके से मल्टीप्लीकेशन कराना चाह रहे हैं। मल्टीप्लीकेशन तो बोलते नहीं है क्योंकि मल्टीप्लीकेशन होता भी नहीं है उसके अंदर, तो हमने क्या नाम दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट का नाम दिया। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो एक सेट तुम्हारा 1,2 है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था वही लेते हैं, और एक सेट मान लो मेरा a, b है। तो जो मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो ऐसे डिफाइन होता है, a क्रॉस b, इसको ऐसे पढ़ते हैं, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट। कहता है ये सेट कैसे बनेगा, अब ये दोनों सेट हैं तो ये भी एक सेट ही आएगा, ये सेट बनेगा कैसे, तो कहता है ये सेट में क्या करो, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाओ, जो अभी अभी हमने देखे हैं। कहता है जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो वो सारे ऑर्डर्ड पेयर बना दो, कैसे, a, b टाइप के। a तो तुम्हारा दिखे a से और b दिखे तुम्हारा b से, ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर बना सकते हो उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स को एक सेट में बंद कर दो। उनको एक सेट के अंदर अगर बंद कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा हमारा, वो सेट बन जाएगा a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहला जो एलिमेंट आएगा ऑर्डर्ड पेयर में वो पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा। सिमिलरली अगर b और a का कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें डिफाइन करना है तो हम कैसे करेंगे, b, या फिर a, b भी लिख सकते हो, इसको कोई समस्या नहीं है, कुछ भी लिख लो। बस हमें कंडीशन क्या लगानी है कि पहला एलिमेंट आए पहले सेट से, a आएगा b से और b आएगा b से। ये हमारा क्या बन गया, कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया दो सेट्स का। आगे बात समझ में। अब जैसे कि ये है a और b, ठीक है, तो अगर मैं a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, यहां से पहला एलिमेंट उठाऊंगा और यहां से दूसरा, ऐसे जितने भी ऑर्डर्ड पेयर मैं बना सकता हूं सारे बना दूंगा। तो जैसे 1 के साथ मैंने a को लिख दिया एक ऑर्डर्ड पेयर, 1 के साथ मैंने b को लिख दिया दूसरा ऑर्डर्ड पेयर। अब दूसरा एलिमेंट लो, इन सब के साथ लिख दो, 2 के साथ एक ऑर्डर्ड पेयर, 2 के साथ दूसरा ऑर्डर्ड पेयर, यही बनेंगे। बस इनको एक सेट में बंद कर दिया, तो ये क्या होगा, a और b का कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अगर मैं इसी को b क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो b क्रॉस a का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे बनेगा, देखो पहला एलिमेंट यहां से लो और दूसरा यहां से लो। अब की बार तो पहला यहां से लेंगे तो a ले लिया मैंने, a के साथ 1 आ गया, फिर a के साथ 2 आ गया, फिर b के साथ 1 आ गया, b के साथ 2 आ गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट b क्रॉस a बन गया। साफ साफ देख सकते हैं
किसके एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। यहाँ पे 1 कोमा ए है, यहाँ पे ए कोमा 1 है, तो हमें ये बात बड़े अच्छे से पता है कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट और बी और ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट कभी इक्वल नहीं होता है। और ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए बराबर हो कब सकता है, एक ऐसी शर्त भी होती है कि जब ये क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है। तो हम क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इज इक्वल इफ एंड ओनली इफ, एक शर्त है कब, जब ये हो सकता है। ये तो लिख ही दिया, इक्वल तो लिख ही दिया, इतना ही लिख दो, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। अगर ए और बी तुमने बाई चांस सेम ही ले लिए, ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो फिर वो तो ए क्रॉस ए ही बनेगा, तो ए क्रॉस ए तो ए क्रॉस ए के इक्वल आएगा ही, सेम ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, उस केस में ये बराबर हो सकता है। ये हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था 11वीं क्लास में, यहाँ से कुछ नहीं आएगा, पर ये हमें रिलेशंस के अंदर थोड़ी सी मदद करेगा। अच्छा, तो ये हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हमने चलने की कोशिश करी रिलेशंस की तरफ, ठीक है। अब रिलेशन का थोड़ा सा एक बेसिक समझते हैं और फिर इस बात पे थोड़ा सा हम वापस आएंगे। रिलेशंस कैसे बनते हैं पहले तो हम ये देखते हैं। रिलेशन को अगर हिंदी में समझें तो क्या होता है, संबंध। हिंदी में क्या बोला जाएगा, कोई भी संबंध होगा उसको रिलेशन बोला जाता है। अब अगर एक इंसान खड़ा है, कोई भी इंसान है, उसका कैसे कैसे संबंध बन सकता है किसी दूसरे इंसान के साथ, है ना, किसी दूसरे इंसान के साथ वो कैसे कैसे रिलेशन फॉर्म कर सकता है। एक तो हो सकता है कि उसका रिलेशन खुद के घर में ही हो, भाई वो किसी का बेटा हो सकता है, वो किसी का फादर हो सकता है, कोई किसी की मदर हो सकती है, कोई किसी की सिस्टर हो सकती है। एक तो ऐसे रिलेशंस होते हैं जो हमारी सेम फैमिली के अंदर है, जैसे हमारे रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, मम्मी पापा, ये सब है। एक रिलेशन ऐसा हो सकता है जिसमें हमारा क्या हो, रिलेशन किसी दूसरी फैमिली के अंदर जाके बनता है, जैसे कि हमारे मामा के बच्चे हो गए, हमारी बुआ के बच्चे हो गए, इस तरीके का जो रिलेशन है वो दूसरी फैमिली का है। कजिन ब्रदर, कजिन मदर, कजिन मदर तो कुछ नहीं होती है, कजिन सिस्टर, है ना और हमारी बुआ, हमारी मासी और मामा, मौसी, ये सब जो हो गए ये हमारे क्या हो गए, दूसरी फैमिली के रिलेशंस हो गए। और ऑफ कोर्स जब तुम्हारी इन फ्यूचर जाके शादी होगी तो वो भी एक रिलेशन ऐसा बनेगा जो तो किसी दूसरी फैमिली पे जाके बनेगा। तो रिलेशन दो तरीके का बनता है, एक तो खुद सेम फैमिली में और एक किसी दूसरी फैमिली में। अब यहाँ भी मैथ्स में भी सेम ही चीज फॉलो होती है कि यहाँ पे बेसिकली रिलेशन बनेगा किसका, यहाँ नंबर्स का बन जाएगा, एलिमेंट्स का बन जाएगा। और एलिमेंट्स कहाँ के होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं हमारे सेट्स के। तो रिलेशन दो तरीके से बन सकता है, ठीक है। कह रहा है कि एक रिलेशन तो बन सकता है, एक सेट ए है तो ए से ए पे ही एक रिलेशन बन सकता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर एक रिलेशन ए से ए पे बना है तो ऐसे लिख देते हैं, सेम सेट से सेम सेट पे। और अगर एक रिलेशन बना है सेम सेट, एक सेट से दूसरे डिफरेंट सेट पे, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। जब ये वाली बात होगी तो तुम्हें कुछ ऐसा वर्ड लिखा मिलेगा, रिलेशन ऑन ए सेट ए, रिलेशन ऑन सेट ए, बस इतनी सी बात लिख देता है, रिलेशन ऑन सेट ए। तुम्हें समझ जाना है कि सेम सेट से सेम सेट पे एक रिलेशन बना है। अभी ये समझेंगे बनता कैसे है, क्या होता है। और अगर डिफरेंट सेट्स पे है तो हम बोलेंगे कि रिलेशन ऑन सेट, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ए से बी सेट के ऊपर, ठीक है। ये हमने ऐसे रिलेशन बना सकते हैं। तो मान लो एक मैं रिलेशन फॉर्म करता हूं, मान लो ये ए सेट है तुम्हारा और ये मान लो तुम्हारा बी सेट है, ठीक है। मान लो यहाँ पे 1,2 है, जो हमने सेट पीछे लिए थे यही वही सेम है, सेट ले लेते हैं, सॉरी ए 1,2, क्योंकि सेम सेट ले रहे हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे हमने डिफरेंट सेट ले लिए, सेट्स को हम इन लोब से रिप्रेजेंट कर देते हैं, यहाँ डिफरेंट पे ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया बी, बी क्या होगा, ए और बी, है ना। अब ये तो सेम फैमिली का है ना, सेम फैमिली से सेम फैमिली पे, और ये क्या है, डिफरेंट फैमिली पे। अच्छा, रिलेशन ऐसे ही थोड़ी ना बन जाता है, तुम्हारा शादी ब्याह ऐसे ही थोड़ी ना हो जाएगा। शादी ब्याह होगा जब कोई ना कोई शर्तें सेटिस्फाई होंगी, तुम कुछ शर्तें रखोगे, तुम एक दो को रिजेक्ट करोगे, कोई तुम्हें एक दो को, कोई तुम्हें आके रिजेक्ट करके जाएगा। जब तक सारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होंगी इतने रिलेशन नहीं बनता है ना। तो वैसे यहाँ पे है। अब वो शर्तें क्या हैं, वो शर्तें हम देखेंगे, उसी के अकॉर्डिंग रिलेशन बनता है। अभी हम बिना शर्त के रिश्ता बना रहे हैं, जिसमें हमारे को बड़े शरीफ लोग मिले हुए हैं, तो रिश्ता बड़े इजीली हो जा रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, किन्हीं भी एलिमेंट को जो तुम्हारा मन करा उनको रिलेट करा लो, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है।
तो जैसे सपोज मैंने यहाँ पे रिलेशन बनाया, यहाँ पे मैंने रिलेशन कैसे बनाया, मैंने बोला कि 1 जो है ना सपोज 2 से रिलेट कर रहा है, मान लो 2 जो है वो 1 से रिलेट कर रहा है, बस इतना ही रिलेशन बनाया। तुम हो सकता है कैसा भी बना देते, तुम कहते कि सर बस 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 1 से कर ही नहीं रहा, कैसा भी रिलेशन बना लेते। तो मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए रिलेशन बना दिया सेम फैमिली से सेम फैमिली पे, और यहाँ पे मैंने बोल दिया कि 1 A से कर रहा है मान लो और 2 B से कर रहा है, ये मैंने एक रिलेशन बना दिया। अब ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन एरो डायग्राम्स की टर्म्स से। हम इसको लेके जाना चाहते हैं मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो जिससे रिलेट कर रहा है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं 1 रिलेट कर रहा है 2 से, ये शॉर्ट में लिख दिया। और मैं यहां क्या कह, दूसरा क्या कह सकता हूं, 2 रिलेट कर रहा है 1 से, ये एक रिलेशन दिखा दिया मैंने ऐसे। यहां पे क्या रिलेशन बना, 1 रिलेट किया A से और 2 रिलेट किया B से, ठीक है, 2 रिलेट किया B से। ये एक रिलेशन है पूरा पूरा, समझ रहे हो। ऐसे मत समझो कि एक रिलेशन ये है कि 1 A से रिलेट किया है 2 B से रिलेट किया तो 2 रिलेशन है। ये रिप्रेजेंटेशन एक रिलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये जो रिप्रेजेंटेशन दिख रही है ये एक रिलेशन है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये एक रिलेशन है। यहाँ पे ये 2 रिलेशन नहीं है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर रिलेट तो 2 करें तो रिलेशन 2 बने ना, रिलेशन ये एक है, ये भी एक रिलेशन है। अभी भी पूरा मैथमेटिकल नहीं आया है। तो हमने क्या किया, 1 रिलेट कर रहा है 2 का, तो हमने एक ऑर्डर्ड पेयर बना दिया 1, 2। ये लिखूं या ये लिखूं, अब से हमारे लिए बात सेम रहेगी कि 1 रिलेट कर रहा है 2 से या फिर 1, 2 का ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों बातें सेम जाएंगी। अगर 2 इज रिलेटेड टू 1 लिखा है तो 2, 1 एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, ये बात भी सेम लिखी जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात। तो हम यहां पे थे, फिर यहां पे आए, अब हमने ये बना दिया, समझ रहे हो। सिमिलरली 1 इज रिलेटेड टू A है तो मैं 1 और A का एक ऑर्डर्ड पेयर बना दूंगा और 2, B का एक ऑर्डर्ड पेयर बना दूंगा, है ना। अब शादी के कार्ड देखें, शादी के कार्ड में क्या होता है, दिस वेड्स दिस, ये इसके मम्मी पापा, ये इसके मम्मी पापा, एड्रेस ये, यहाँ पे शादी, वो सब। तो अब एक शादी का कार्ड बना दो सुंदर सा, ठीक है, एक शादी का कार्ड बना दो। और शादी का कार्ड हम बना देते हैं किससे, एक सेट से। तो हम एक शादी का कार्ड कैसे बनाएंगे, हम एक शादी का कार्ड बनाएंगे 1, A और 1, B 2, B। ये शादी का कार्ड अब साफ साफ दिखा दे रहा है हमें, क्या दिखा दे रहा है ये शादी का कार्ड, कि 1 A से रिलेट कर रहा है और 2 B से रिलेट कर रहा है। इसको मैंने नाम दे दिया R। तो ये अब मेरा फाइनली एक रिलेशन बन गया, ऐसा दिखता है मेरा एक रिलेशन। तो ऐसे चलते 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 हम यहां तक आ गए। ये बोला जाएगा, ये जो सेट दिख रहा है ये सेट एक रिलेशन है। यहां पे अगर मैं बनाऊंगा शादी का कार्ड तो कैसा दिखेगा कि 1 तो 2 से रिलेट किया है, 2 1 से रिलेट किया है, तो ये एक रिलेशन बन गया मेरा। ये क्या बन गया मेरा, एक रिलेशन बन गया। समझ गए मेरी बात को। तो ये एक रिलेशन बन गया। अब ये तो हो गई समझने की बात। अब मैथमेटिकली इस चीज को समझते हैं। जरा इस चीज को देखो, यहां पे जो ये रिलेशन बना, ये बना एक सेट, ये क्या बना, एक तुम्हारा ये एक सेट बना, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आगे लिख रहा हूं। मैंने एक रिलेशन बनाया, तुम ऐसा कोई भी एक रिलेशन बना सकते हो, ये मत सोचना कि एक ये ही बनेगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए ये एक रिलेशन बनाया। और अगर तुमने ध्यान दिया हो तो मैंने एक रोस बी भी एक रिलेशन, एक रोस बी भी एक सेट बनाया था। एक रोस बी मेरा क्या सेट था, 1, A 1, B। ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट वो इसी सेट पे तो बनाया था, इन्हीं दोनों सेट पे। ये हो गया। इस सेट और इस सेट का क्या लेना देना दिख रहा है, इस सेट का और इस सेट का क्या लेना देना दिख रहा है। क्या मैं ये देख पा रहा हूं कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट से आ रहे हैं। 1, A देखो यहां पे है, 2, B यहां पे है। और तुम अपनी तरफ से किसी को किसी से भी रिलेट कराओ या किसी को किसी से भी रिलेट मत कराओ, समझ रहे हो, किसी को किसी से भी रिलेट कराओ जैसे तुम्हारा मन करे। वो जो सेट बनेगा, वो जो शादी का कार्ड बनेगा, वो शादी का कार्ड यहीं से बनेगा, यहां से बाहर से नहीं बनेगा। जब एक सेट के एलिमेंट किसी दूसरे सेट से आते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि जो हमारा वो पहले वाला सेट है वो दूसरे का क्या है, सब सेट है। समझ आ रही है बात। तो मैं क्या बोलूंगा कि जो मेरा R है वो इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये बात बोलेंगे। और ये ही हमारी रिलेशन की डेफिनेशन होती है मैथमेटिकली, जो तुम्हारी किताबों के अंदर लिखी हुई है। यहाँ पे हम ऐसे ही आए तो हम क्या बोलेंगे, ए रिलेशन, कोई तुमसे डेफिनेशन पूछे तो ये चिपका देना,
ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मैंने लिखवाई नहीं ये डेफिनेशन ताकि हम इस तक पहुंच जाए। ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, बस इतनी सी डेफिनेशन होती है। एक रिलेशन ए से लेके बी तक कुछ भी नहीं होता, वो क्या होता है, एक सबसेट होता है इसका ए क्रॉस बी का। अब सबसेट आ गया तो एक इंटरेस्टिंग बात आ गई, क्योंकि तुम अलग अलग सबसेट बना रहे हो। मैं कह रहा ना तुम अपनी तरफ से भी कुछ भी बना लो। अब इसका मतलब क्या ये है कि इनफाइनाइट कुछ भी बना देंगे ना, हम उनको काउंट भी कर सकते हैं। मतलब यहां से यहां तक कितने सबसेट बनाओगे, ये भी तो बात है। एक यहां से यहां तक कितने रिलेशन बनेंगे, ये भी तो बात है। ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी बना देंगे। तो अगली बात अब यही है कि नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बन सकते हैं एक सेट से दूसरे सेट तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस यूईटी में भी एक क्वेश्चन आया था 2021 में, हम करेंगे इस चीज को, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अब यहाँ पे एक बारी होल्ड करेंगे बात को, मैं थोड़ा सा एक बारी बोलूंगा सारी चीजें। हमने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, ठीक है। फिर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद मैंने रिलेशन को एक सेट की फॉर्म दी, और मैंने देखा कि जो रिलेशन का सेट बन रहा है, रिलेशन का जो सेट बन रहा है वो ए क्रॉस बी में से ही बन रहा है। तो रिलेशन कुछ नहीं होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा, ठीक है। तो ये रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यहां तक आ गए। यानी कि एक रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। अब अगर मैं 11वीं क्लास पे जाऊं तो हमने एक बात देखी थी क्या, कि नंबर ऑफ सबसेट्स, हमने सबसेट्स तो काउंट किए ही थे, रिलेशन तो काउंट अभी नहीं करने आते, पर सबसेट्स तो काउंट करने आते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए सेट विद n एलिमेंट्स, एक ऐसा सेट जिसके पास n एलिमेंट्स है, उसके सबसेट्स कितने थे याद है, उसके सबसेट्स थे 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n। अब मेरा कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, हमने एक फॉर्मूला और देखा था, अगर a के अंदर m एलिमेंट्स हैं और b के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, तो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं भाई, m इंटू n होते हैं। ये देखा था, देखो यहां पे देख लो चाहे से, यहां पे a के अंदर 2 एलिमेंट है, b के अंदर 2 एलिमेंट है, तो a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट है कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, 1 2 3 4, इनका प्रोडक्ट ही तो आ रहा है। तो यानी कि a क्रॉस b के अंदर कितने एलिमेंट आते हैं, mn एलिमेंट्स आते हैं। अब अगर मैं तुमसे सबसेट्स काउंट कराऊं, किसके, a क्रॉस b के, क्यों सबसेट काउंट करा रहा हूं, एक रिलेशन क्या है, एक रिलेशन जो है वो सबसेट है a क्रॉस b का। रिलेशन क्या है, सबसेट है, तो जितने सबसेट होंगे उतने रिलेशन होंगे, क्योंकि एक सबसेट रिलेशन है। तो जितने सबसेट बने इस चीज के, उतने ही उसके रिलेशन हो जाएंगे। इसके सबसेट कितने बनेंगे, पहले इसके अंदर एलिमेंट्स देखो कितने हैं, इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, 4। 4 अगर एलिमेंट है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है, 16। 16 सबसेट बनेंगे, और वो सारे के सारे सबसेट रिलेशन ही होंगे। तो यानी कि ए से लेके बी तक मैं कितने सबसेट बना सकता हूं, मैं 16 सबसेट बना सकता हूं। ए से लेके बी तक मैं कितने सबसेट बना दूंगा, मैं 16 सबसेट बना दूंगा। तो एक ये क्वेश्चन बन, एक ये फॉर्मूला बन गया कि अगर ए के अंदर m एलिमेंट है, बी के अंदर n एलिमेंट है, तो ये बात समझ में आई कि ए क्रॉस बी के अंदर mn एलिमेंट्स है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के सबसेट्स हो जाएंगे मेरे mn, है ना, mn क्या हो जाएंगे, सबसेट्स हो जाएंगे। और ये ही क्या हो जाएंगे, रिलेशंस, क्योंकि सारे जो सबसेट होते हैं वो रिलेशंस ही होते हैं, रिलेशंस फ्रॉम, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक के इतने ही रिलेशंस मिलेंगे मुझे जितने सबसेट्स होंगे। ये एक बात यहां तक मैंने सीख ली। अब ये जो 16 रिलेशन बने तुम्हारे यहाँ पे, इन ये सारा का सारा काम हमने कहां तक का कर लिया, ये सारा का सारा काम हमने 11वीं क्लास तक का कर लिया। ये जितने 16 सबसेट बने, अब इनको हम रिलेशन बोल रहे हैं, और इन रिलेशंस की अब हम कैटेगरी बनाएंगे कि कौन सा रिलेशन क्या होता है। तो हमने क्या किया, इनको कैटेगराइज कर दिया, इनको अलग अलग किस में देख लिया हमने, रिलेशन में देख लिया ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। यहीं से हमारा मेन काम शुरू होता है 12वीं क्लास का, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा रिलेशन आता है यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे पहला हमारा रिलेशन कौन सा आता है, क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रिलेशन।
ये छोटे छोटे रिलेशन है, एक बार इनको देख लो, इतनी बड़ी डेफिनेशन देख के घबराना मत, मैं आसान भाषा में समझा दूंगा, यहां से कुछ आएगा भी नहीं इतना। ए रिलेशन आर इन ए सेट ए, एक्स इन ए सेट ए, यानी कि ए से ए के ऊपर हम एक बात कर रहे हैं, इज ए यूनिवर्सल रिलेशन ऑन ए, उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोला जाएगा इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि सारे के सारे ए के एलिमेंट सारे के सारे ए के एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, पहले वाले सेट के सारे एलिमेंट दूसरे वाले सेट के सारे एलिमेंट से रिलेट कर रहे हैं, यानी कि जो 2 है, अगर ये 2 3 सेट है तो 2 2 से भी रिलेट कर रहा है, 2 3 से भी रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो 2 से भी रिलेट कर रहा है, 3 जो है वो 3 से भी रिलेट कर रहा है, तो सारे एलिमेंट सबसे रिलेट कर रहे हैं। तो अगर इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाओगे तो क्या बनेंगे, 2 2 2 3 3 2 3 3, और क्या ये कार्टेशियन प्रोडक्ट ही नहीं बन गया तुम्हारा पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बन गया। तो यूनिवर्सल रिलेशन कुछ नहीं होता, कार्टेशियन प्रोडक्ट ही होता है, और यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है तुम्हारा, लार्जेस्ट रिलेशन होता है। भाई कार्टेशियन प्रोडक्ट ही बना दिया तो उससे बड़ा रिलेशन क्या बनाओगे, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे आता है वॉइड और एम्प्टी रिलेशन। वॉइड या फिर एम्प्टी रिलेशन क्या होता है, अब वॉइड का मतलब खाली, एम्प्टी यूनिवर्सल में सब कुछ आया था, इसमें कुछ नहीं आएगा, तो यानी कि ये रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड ए वॉइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। कोई भी एलिमेंट ए का किसी भी एक एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फाई हमारा एक रिलेशन होगा, क्योंकि देखो हर सेट का एक सबसेट फाई भी तो होता है, तो ए क्रॉस बी का एक सबसेट फाई भी होगा, उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसी को एक रिलेशन का नाम दे रहे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल उसने दिया है, फॉर एग्जांपल ए रिलेशन इन द सेट ए सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5। अब तुम्हें समझ आएगी वो शादी की शर्त क्या थी, जिसके कारण शादी रुकी हुई थी, जिसके कारण शादी हो रही है, वो शर्त भी समझ में आएगी, किस तरीके से रिलेशन बनता है। कह रहा है कि एक रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि उस रिलेशन के अंदर ए कोमा बी आएगा, अगर ए तो ए से आए, बी से, ए से, बी ए से ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा सेट भी ए ही है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। कब होगा ए बी से रिलेटेड, ए जो है वो बी से रिलेटेड तब होगा जब ए में से बी को घटाऊं तो 8 आए। अब देखो यहां से तो ए आएगा, यहां से तो ए आएगा, और यहां से बी आएगा, तो जरा मेरे को एक बात बताओ, 1 में से किसी को भी घटाओगे तो क्या कभी 8 आ सकता है, ये शादी की शर्त है। 1 ने क्या शर्त रखी कि मैं तो लड़की से शादी तब करूंगा जब उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाऊं तो फिर कितना बचे, 8 बचे, तो क्या 8 बच रहा है कहीं पे, 1 में से 1 गया 0, 1 में से 2 गया तो -1, 1 में से 3 गया तो -2, ऐसे करते करते 8 तो कभी नहीं आने वाला। 2 में से तो ये तो कुआरा रह गया, 2 की बात करेंगे तो भी कभी नहीं आने वाला, 3 की बात करेंगे तो भी कभी नहीं आने वाला, 4 की बात करेंगे तो भी कभी नहीं, 5 की बात करेंगे तो कभी भी नहीं, इसके नखरे ज्यादा हैं तो इसका ब्याह नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी रिलेशन नहीं बना, तो जो हमारा ऑर्डर्ड पेयर है वो कुछ आया ही नहीं, तो हमारा रिलेशन एम्प्टी रह गया, इसलिए इस रिलेशन को क्या बोला जाता है, वॉइड या एम्प्टी रिलेशन। अब समझ गए होगा, अगर ये लार्जेस्ट है तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, दिस इज योर स्मॉलेस्ट रिलेशन, ठीक। तो 2 तो हो गई है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पर जरूरी है। अब आती है हमारी मेन चीज, आइडेंटिटी रिलेशन। यहां पे आ जाओ ध्यान, आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, देखो आइडेंटिटी रिलेशन होता है ए रिलेशन आर ऑन ए इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली। यहां पे 2 शर्तें हैं, 2 बातों को तुम्हें फोकस करना है, एक तो इस वर्ड एवरी को और एक इस वर्ड ओनली को, इन 2 बातों पे फोकस करो। एक रिलेशन आइडेंटिटी कब होगा, जब हर एक एलिमेंट रिलेट करे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड, सारे के सारे रिलेट करने चाहिए, कोई छुटना नहीं चाहिए, सबका ब्याह होना चाहिए, और खुद से ही हो। रिलेट किससे करे, सिर्फ और सिर्फ खुद से ही करे। तो 1 रिलेट करे पर किससे करे, सिर्फ और सिर्फ खुद से करे, तो 1 रिलेट करे सिर्फ और सिर्फ खुद से, 2 रिलेट करे सिर्फ और सिर्फ खुद से। अब 4 को अगर छोड़ दोगे, अगर 4 को छोड़ दिया तो फिर एवरी वाली कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होगी, तो ना 4 को छोड़ भी नहीं सकते, 4 रिलेट भी करे पर सिर्फ और सिर्फ किससे करे, खुद से करे। अगर कोई भी एलिमेंट इधर उधर चला गया, मान लो 1 2 से भी रिलेट कर गया, तो फिर ओनली वाली गड़बड़ आ जाएगी कंडीशन,
तो हर एलिमेंट करे पर खुद से रिलेट करे, ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन 1 1 2 2 4 4, ऐसा रिलेशन बनेगा। एक ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 1 1, एक 2 2 और एक 4 4। अब ये कितने रिलेशन बने? ऐसा तो सिर्फ एक ही रिलेशन बना सकता हूं। क्या आइडेंटिटी रिलेशन कोई दूसरा बन सकता है? कोई दूसरा बनाओगे तो भी क्या करोगे? 1 को 1 से करोगे, 2 को 2 से करोगे, 4 को 4 से करोगे। तो ये एक ही रिलेशन बन सकता है। तो कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस कितने होते हैं? नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस, नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। नंबर ऑफ आइडेंटिटी रिलेशंस कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक होगा। ठीक है। अब आता है तुम्हारा उसके बाद कौन सा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? यहां से मेन चीज शुरू हो गई। अब इस चीज को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि ये एग्जाम का काम है हमारा। ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में कुछ खास डिफरेंस नहीं होता। देखो, कह रहा है ये रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए इज रिफ्लेक्सिव इफ ए इज रिलेटेड टू ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसने थोड़ा सा गणित बता दिया यहाँ पे, पर गणित नहीं, हम सिंपल भाषा में ही बात करेंगे। क्या कह रहा है? A is reflexive, A is related to A for every A belongs to A। कह रहा है हर एक A खुद से रिलेट करना चाहिए। ठीक है। वो आइडेंटिटी की बात में मैं लिखूं तो every element of A is related to itself, बस ये इतनी बात लिख रहा है, is related to itself, इतनी बात लिख रहा है। A is related to A for every A belongs to A, ये कह रहा है। तो हर एलिमेंट खुद से रिलेट करे। आइडेंटिटी में क्या कह रहा था? सिर्फ खुद से रिलेट करे। आइडेंटिटी में क्या कह रहा था? सिर्फ खुद से रिलेट करे। ये क्या कह रहा है? खुद से रिलेट करे। सिर्फ वाली कंडीशन नहीं लगा रहा, सिर्फ वाली कंडीशन नहीं लगा रहा है। वो कह रहा है कि 1 1 से रिलेट कर जाए, 2 2 से रिलेट कर जाए, 4 4 से रिलेट कर जाए, इतना बहुत है मेरे को। अब कोई किसी से कर रहा है तो भी मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई नहीं कर रहा तो भी मुझे कोई मतलब नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए। एवरी वाली शर्त तो है ही, हर एक एलिमेंट खुद से रिलेट कर जाए, पर अगर कोई और किसी से कर रहा है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। देखो, 1 1 से कर रहा है, 2 2 से कर रहा है, 4 4 से कर रहा है। कह रहा है 1 4 से भी कर रहा है, 2 4 से भी कर रहा है। 1 जो है वो 4 से भी रिलेट कर रहा है और 2 जो है वो भी 4 से रिलेट कर रहा है। तो इसको कोई समस्या नहीं हो रही, क्योंकि ओनली वाली शर्त नहीं थी मेरे पास, सिर्फ एवरी वाली शर्त थी। तो हर एलिमेंट खुद से रिलेट कर जाए, फिर उसके बाद अगर वो किसी और से भी रिलेट कर रहा है तो उसको कोई समस्या नहीं है। जैसे कि तो तुम्हें दिख ही गया। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट बात है, ये कितने रिलेशंस होंगे? तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस भी काउंट करने का एक फॉर्मूला है। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को भी काउंट करने का फॉर्मूला है। क्या? 2 raised to the power n square minus n, 2 raised to the power n square minus n। एक सेट के अंदर अगर मान लो, जैसे इसके अंदर कितने एलिमेंट दिख रहे हैं? इस सेट के अंदर 3 एलिमेंट दिख रहे हैं। तो यहां से कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशंस बना सकते हो? n की जगह क्या रख दो? 3 रख दो, तो 2 raised to the power 9 minus 3। ठीक है। अगर यहाँ पे हम कैलकुलेट करें तो 2 raised to the power 9 minus 3, 2 raised to the power 6 हो जाएगा कितना? 64। ठीक। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस को काउंट करने का ये फॉर्मूला होता है। ये हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी करने का तरीका बताऊंगा, पेपर में हमें ये सब करना पड़ेगा कि रिफ्लेक्सिव प्रूव करो, सिमेट्रिक प्रूव करो, ये सब मैं कराऊंगा अभी। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या होगा? A relation R on a non-empty set A is symmetric if A is related to B implies that B is related to A। अब इस बात को समझते हैं। ठीक है। थोड़ा सा आज तक शायद हो सकता है तुमने इस चीज को गलत समझाओ, तुम्हें लग रहा होगा कि ये सिमेट्रिक को ना प्रूव कराने की प्रॉपर्टी है। एक्चुअली में ये हमें ना सिमेट्रिक को डिस्प्रूव कराने की प्रॉपर्टी है। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई अगर A रिलेट कर रहा है B से तो फिर B भी A से रिलेट करे। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, A तो B से रिलेट कर रहा है पर B A से रिलेट नहीं कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अगर तुम ऐसा कोई ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ पाए जिसके लिए A तो B से रिलेट कर रहा है पर B A से रिलेट नहीं कर रहा, तो हम बोल देंगे कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। और अगर तुम ऐसा कोई A रिलेटेड टू B हो रहा है पर B रिलेटेड टू A नहीं हो रहा, ऐसा तुम नहीं ढूंढ पाए,
यानी कि हर जगह हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है कि ए रिलेट कर रहा है बी से और बी रिलेट कर रहा है ए से, यानी कि तुम ऐसा ढूंढ ही नहीं पाए जहां पे ये चीज हो ही नहीं रही है, तो फिर हम बोलेंगे कि हमारा रिलेशन क्या है, सिमेट्रिक है। यानी कि एक तरीके का नेगेटिव टेस्ट है कि हम ये ढूंढना चाह रहे हैं कि ए तो रिलेट करे बी से पर बी रिलेट ना करे ए से, हम ऐसा ढूंढना चाह रहे हैं। देखो मैं समझाता हूं बात को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा पर समझते हैं। देखो पहले तो एक आसान एग्जांपल समझते हैं। यहां पे देखो वन रिलेट कर रहा है, सॉरी टू रिलेट कर रहा है टू से, टू इज रिलेटेड टू टू, तो इसका उल्टा क्या बनेगा, टू इज रिलेटेड टू टू, तो वो तो यही सेटिस्फाई हो रही है, ये अपना काम खुद ही कर ले रहा है। अगर दूसरे पे आओ, टू इज रिलेटेड टू थ्री है, तो उल्टा क्या होना चाहिए, थ्री इज रिलेटेड टू टू, ये इसके साथ यहां पे बात सेटिस्फाई कर गया। इसकी अगर बात करें तो थ्री इज रिलेटेड टू टू है, तो टू इज रिलेटेड टू थ्री होना चाहिए, ये दोनों आपस में हो गए। फोर इज रिलेटेड टू टू है, तो टू इज रिलेटेड टू फोर है, तो फोर इज रिलेटेड टू टू होना चाहिए, तो ये दोनों अपनी बात आपस में कर गए। क्या मैं कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर ढूंढ पाया जहां पे ए तो बी से रिलेट कर रहा है पर बी ए से रिलेट नहीं कर रहा? क्या मैं ऐसी कोई बात ढूंढ पाया कि बी रिलेट नहीं कर रहा ए से? मैं ऐसी बात कहीं नहीं ढूंढ पाया, है ना। तो यानी कि मैं ऐसा काम कर ही नहीं पाया, इसको रिजेक्ट करा ही नहीं पाया, इस वजह से सिमेट्रिक है। अब तुम कहोगे सर इसको ऐसे समझने की जरूरत क्या है? एक बहुत अच्छा एग्जांपल है एम्प्टी रिलेशन, हमने देखा था। मान लो एक रिलेशन क्या है, एम्प्टी है, क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा? अब देखो इसको समझते हैं, इससे ये बात क्लियर होगी। वो कह रहा है कि ए बी से रिलेट करेगा, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगा, फिर मैं देखूंगा क्या बी ए से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर बी ए से रिलेट नहीं कर रहा होगा तो मैं बोल दूंगा कि हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। अब यहां पे क्या कोई ए बी से रिलेट कर रहा है? पहली शर्त तो यही है ना कि ए तो बी से रिलेट करे। तुम 2,3 के लिए 3,2 कब ढूंढ रहे थे? पहले 2,3 तो मिले, तभी तो हम अपना काम आगे चालू करेंगे, तभी तो उसको रिजेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, तभी तो हम उसको रिजेक्ट कराने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे अब ए कोमा भी दिख ही नहीं रहा, कोई ए कोमा भी तुम्हें दिख रहा है? यहां पे ए कोमा भी दिख ही नहीं रहा है, तो आगे रिजेक्ट कहां कराने जाओगे? क्या इसकी कभी आगे जाके पॉसिबिलिटी बनेगी कि ए बी से रिलेट करेगा और बी ए से रिलेट नहीं करेगा? ऐसी पॉसिबिलिटी कभी नहीं बन सकती। यहां पे मैं ये टेस्ट लगा ही नहीं सकता, और नहीं लगा सकता तो यानी मैं रिजेक्ट नहीं करा सकता, और रिजेक्ट नहीं करा सकता तो एम्प्टी रिलेशन जो होता है ना वो हमेशा सिमेट्रिक रिलेशन होता है। अगर ये बात कम समझ में आई तो ट्रांजिटिविटी एकदम इसको और क्लियर कर देगी। वो भी सेम चीज है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? देखो, ए रिलेशन ऑन द नॉन एम्प्टी सेट ए इज ट्रांजिटिव इफ ए इज रिलेटेड टू बी, बी इज रिलेटेड टू सी, देन ए इज रिलेटेड टू सी। ठीक है, यहां पे और एक लाइन आनी चाहिए, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इंप्लाइज ए इज रिलेटेड टू सी। समझो इस बात को, कह रहा है अगर ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, तो मैं ऐसा ढूंढने की कोशिश करूंगा क्या कहीं ऐसा मिल जाए मेरे को कि ए सी से रिलेट ना करे, कहीं मेरे को ऐसा देखने को मिल जाए। अगर मुझे ऐसा देखने को मिल गया तो मैं कह दूंगा कि हमारा रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मैं ऐसा नहीं ढूंढ पाया कि ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है और ए सी से रिलेट नहीं कर रहा, अगर मैं ऐसा नहीं ढूंढ पाया तो मैं कह दूंगा कि मेरा रिलेशन ट्रांजिटिव है। यहां पे भी मैं क्या कर रहा हूं, रिजेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो जैसे देखो, अब इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लो मैंने सबसे पहले एक रिलेशन लिया फाइव, एम्प्टी रिलेशन लिया। अगर मैं यहां पे तुमसे पूछूं क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, और तुम मेरे को ऐसा कोई ढूंढ के दिखा दो जहां पे ए सी से रिलेट नहीं कर रहा? क्या तुम ऐसा काम कर सकते हो? ऐसा काम करने के लिए तुम्हें ए कोमा बी और बी कोमा सी तो चाहिएंगे ना रिलेशन के अंदर। पहले तो इस चीज की रिक्वायरमेंट है, जब ये रिक्वायरमेंट पूरी होगी तब मैं अपना काम आगे चलाऊंगा, तब मैं कोशिश करूंगा ऐसा कुछ ढूंढने का जहां पे ए सी से रिलेट नहीं कर रहा, तब मैं अपना काम चलाऊंगा। अब मैं अपना टेस्ट लगाने के लिए कैपेबल नहीं हूं, यहां पे मैं अपना टेस्ट लगा ही नहीं पा रहा हूं, तो इसको रिजेक्ट कैसे कराऊंगा? इसलिए जो ये रिलेशन है ये ट्रांजिटिव है। और इसमें तो बड़ा इंटरेस्टिंग चलता है। जैसे कि मैं यहां पे सिमेट्रिक में पूछूं, मान लो एक रिलेशन मैंने डिफाइन कर दिया 1,2, क्या ये सिमेट्रिक है? अब यहां पे ए कोमा भी दिख गया तुम्हें,
ऐसा ए कोमा बी मेरे को मिल गया जहां पे 1 रिलेट कर रहा है 2 से, जहां पे 1 किससे रिलेट कर रहा है 2 से। क्या अब मैं उल्टा बोल सकता हूं कि 2 रिलेट कर रहा है 1 से? अब नहीं बोल सकता। तो मैं ढूंढ पाया ऐसा एक ऑर्डर्ड पेयर जहां पे 1 रिलेट कर रहा है 2 से, बट 2 1 से रिलेट नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, फिर सॉरी सिमेट्रिक नहीं है। फिर सेम चीज ट्रांजिटिविटी में देखो जरा ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। पहला तो ये, दूसरा ये, इसने जो लिया हुआ है इस पे लास्ट में आएंगे। मान लो मैंने एक रिलेशन ले लिया 1,2, ये सिमेट्रिक तो नहीं था, पर क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 1 2 से रिलेट कर रहा है, 1 रिलेट कर रहा है 2 से, तो यानी ए रिलेट कर रहा है बी से। ये वाली चीज तो मिल गई तुम्हें। तुम्हें एक चीज की और रिक्वायरमेंट है, बी सी से रिलेट और करे, यानी कि 1 2 से रिलेट करे और 2 फिर आगे और किसी से रिलेट करे। फिर तुम देखोगे कि 1 उससे रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा, फिर तुम अपना काम चालू करोगे। क्या यहां पे तुम काम कर पाओगे अपना? क्या तुम्हारे लिए इनफ सबूत है किसी को मुजरिम घोषित करने के? ना, यहां पे हमारे पास सबूत की कमी पड़ गई। 1 तो 2 से रिलेट कर रहा है, पर 2 आगे किसी से रिलेट ही नहीं कर रहा, तो ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मेरे को मिला ही नहीं। तो जहां पे ए तो बी से कर रहा है पर बी सी से कर रहा है, ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मेरे को कोई मिला ही नहीं, ए बी से और बी सी से ये काम नहीं मिला, तो मैं इसको नहीं रिजेक्ट करा सकता। तो यानी कि ये भी ट्रांजिटिव है। और तो और मान लो मैंने तुमसे कह दिया कि 1 रिलेट कर रहा है 2 से और 3 रिलेट कर रहा है 4 से। अब तो हो सर, अब हुई ना बात, अब तो मिल गए मेरे को 2, अब तो मिल गए 2, ए बी से रिलेट कर रहा है, बी सी से रिलेट कर रहा है, अब तो मैं इसको पक्का रिजेक्ट करा दूंगा। भाई ध्यान से देख ले कि 1 तो रिलेट कर रहा है 2 से, शर्त क्या कहती है? 1 ए रिलेट करे बी से और बी ही रिलेट करे किसी सी से। तो 1 तो रिलेट कर रहा है 2 से, अगर ये ए बी का काम कर रहा है तो बी सी का काम कौन कर रहा है? क्या ये बी सी का काम करेगा तुम्हारा? 1 तो रिलेट कर रहा है 2 से, क्या 2 किसी से रिलेट कर रहा है इसके अंदर? कर ही नहीं रहा है। तो तुम्हें ये ऑर्डर्ड पेयर कहां मिले चेक करने के लिए? ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिले चेक करने के लिए। तो 1 2 के हिसाब से ट्रांजिटिव हो गया, 1 2 के हिसाब से हो गया। अभी 3 4 बचता है। 3 4 के लिए भी अगर मैं यही काम करूं कि ए तो मान लिया 3 और बी मान लिया 4, तो 3 रिलेट कर रहा है 4 से, अब 4 किससे रिलेट कर रहा है आगे? जब तक ये चीज नहीं मिलेगी इतने तुम आगे काम नहीं कर सकते, इतने तुम्हें इसको हरी झंडी दिखानी ही पड़ेगी। तो 3 4 से रिलेट कर रहा है, पर 4 तो किसी से कर ही नहीं रहा, यहां तो 1 2 से कर रहा है, तो 3 4 के हिसाब से भी बच के चला गया, तो ये भी ट्रांजिटिव है। पर अगर अब मैं बात करूं किसकी, मान लो मैंने लिखा 1 2 और 2 3, अब की बार फंसेगा ये, अब की बार फंसेगा ये, क्योंकि 1 रिलेट कर गया 2 से और 2 रिलेट कर गया 3 से, तो ये A इज रिलेटेड टू B और B इज रिलेटेड टू C हो गया। अब जाओ आगे काम करने के लिए। अब देखो क्या 1 रिलेट कर रहा है 3 से? नहीं कर रहा है, इस रिलेशन के अंदर कहीं 1 3 नहीं दिख रहा है। अब इसको रिजेक्ट करेंगे, ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये हमारी कंडीशन ऐसे चलती है। अब इसके अंदर तुम ये काम करके देखना, हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। हर ऑर्डर्ड पेयर के लिए अगर A कोमा B है, B कोमा C है, तो A कोमा C भी तुम्हें डेफिनेटली मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये ट्रांजिटिव हो गया। अब आता है कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस कब होगा, तो कहता है एनी रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हमें सवाल आएगा कि प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, प्रूव दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस। तो इक्विवेलेंस में हमें क्या करना होता है? इक्विवेलेंस में हमें रिफ्लेक्सिव भी, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी, तीनों चीजें सेटिस्फाई करानी पड़ती हैं। ठीक है, तो एक रिलेशन जो तीनों चीजें सेटिस्फाई करे, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, दैट रिलेशन इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, बस इसको इतना ही है, इतनी ही बात है। अब एक वर्ड आता है इक्विवेलेंस क्लासेस। ये भी एक चीज है छोटी सी, ये देखते हैं क्या भला है। इक्विवेलेंस क्लासेस भी कई बार क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा जोड़ देता है। मैंने ये सारा कंटेंट तैयार कर लिया, अब मैं तुम्हें सवाल कराऊंगा इसके जस्ट बाद। ठीक है, तो इक्विवेलेंस क्लासेस को देख लो क्या होता है। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं इक्विवेलेंस क्लासेस। इक्विवेलेंस क्लासेस होता क्या है? इक्विवेलेंस क्लासेस एक सेट होता है। इक्विवेलेंस क्लास कुछ नहीं होता, एक सेट होता है। मान लो मैंने एक रिलेशन ले लिया। मैंने कहा कि मान लो एक सेट है तुम्हारा A 1 2 3 4 5, एक सेट तो ये है, और एक सेट B है तुम्हारा, मान लो, या A ही ले लो,
ए ही सेट ले लिया, ठीक है। मैंने एक रिलेशन बनाया ए से ए के ऊपर, मैंने एक रिलेशन बनाया ए से ए के ऊपर, ठीक है। ये ए है, ये भी ए है, यहाँ है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये रिलेशन बनाया। रिलेशन कैसे डिफाइन कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं रिलेशन के अंदर a कोमा बी आना चाहिए अगर a माइनस बी इज इवन। मान लो मैंने ये एक रिलेशन डिफाइन कर दिया, ये एक रिलेशन है कि a कोमा बी कब आएगा, a जो है वो b से रिलेट कब करेगा, जब a माइनस बी तुम्हारा क्या बन जाए, इवन बन जाए। यहां पे तो a है और यहां पे क्या है, b है। अब मैं क्या कह रहा हूं तुमसे, मुझे बताओ 1 से कौन कौन रिलेट करेगा। मैं बस इतनी सी बात पूछ रहा हूं कि 1 किस किस से रिलेट करेगा। 1 में से 1 को घटाया तो 0 आ रहा है, 0 इवन होता है, बिल्कुल होता है, तो 1 1 से रिलेट कर जाएगा। क्या 1 2 से रिलेट करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि 1 में से 2 घटाया तो -1 आएगा, दैट इज ऑड नॉट इवन। 1 3 से रिलेट कर जाएगा, बिल्कुल कर जाएगा। 1 4 से नहीं करेगा, 1 5 से कर जाएगा। तो 1 किस किस से रिलेट किया, 1 3 और 5 से। तो कहता है कि 1 जिस जिस से रिलेट किया उनका एक सेट बना दो। 1 जिस जिस से रिलेट किया उस चीज का क्या बना दो, एक सेट। तो 1 किससे किया, 1 से, 3 से और 5 से, इसका क्या बना दो, एक सेट बना दो। ये सेट बन गया, तो इस सेट को क्या बोलेंगे, दिस इज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। ये क्या है, 1 की इक्विवेलेंस क्लास है, जिसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे। तो सिंपली तुम्हें क्या देखना है कि 1 से रिलेट कौन कौन कर रहा है, बिग ब्रैकेट्स लगा के ऐसे लिख देते हैं। अगर मैं तुमसे सिमिलरली पूछूं कि 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या है, तो तुम्हें देखना है कि 2 किस किस से रिलेट करेगा, यानी कि 2 में से क्या क्या घटाओगे कि हमारा क्या बन जाए, रिलेशन सेटिस्फाई हो जाए। तो 2 में से 1 को घटाओगे तो 1 आएगा, 2 में से 2 को घटाओगे तो 0, तो 2 2 से रिलेट करेगा, 3 से नहीं करेगा, 4 से कर जाएगा। ये 2 की इक्विवेलेंस क्लास आ गई। इस तरीके से हम इक्विवेलेंस क्लासेस को डिफाइन करते हैं। तो अगर मैं अब तुम्हें इन जनरल बोलूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक एलिमेंट ए क्या होगी, तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, देखना, कह रहा हूं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए क्या होगी। मैं कह रहा हूं इसके अंदर वो सारे एक्स आएंगे जो सारे के सारे एक्स ए से रिलेट कर रहे हैं, जो सारे के सारे एक्स किससे कर रहे हैं, ए से रिलेट कर रहे हैं। और जो एक्स और ए है तुम्हारे, वो दोनों के दोनों कहां से आएंगे, ए सेट से, जो भी गिवन सेट होगा रिलेशन का वहां से आएंगे। क्या कह रहा है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में कौन आएगा, वो सारे एक्स जो ए से रिलेट करेंगे। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 में कौन आ रहा है, वो सारे एक्स जो 1 से रिलेट कर रहे हैं। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 में कौन आएगा, वो सारे एक्स जो 2 से रिलेट कर रहे हैं। दैट्स इट, इतनी सी बात है, ठीक है। तो ये हो गया इक्विवेलेंस क्लासेस का कंसेप्ट। अभी ये क्वेश्चंस में आएगा, हम इसको और देखेंगे। तो अब हमने मोटी मोटी सारी की सारी जो थ्योरी थी रिलेशंस की, वो हमने कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर हम लिखने की टेक्निक भी देखेंगे कि लिखने की टेक्निक क्या होगी एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर तुम्हें एकदम इसी तरीके से अटेम्प्ट करना है। ये सारे जो मैंने 2-3 क्वेश्चंस उठाए हैं, ये हमारे बोर्ड के अंदर आए हुए हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 गिवन बाई आर, क्या ए कोमा बी आएगा, यानी कि ए बी से रिलेट करेगा। इस बात का मतलब इतना समझो बस, ए कोमा बी का मतलब क्या, ए रिलेट करेगा बी से। आगे शर्त है कि ए माइनस बी करो, उसका मोड लगाओ, अगर वो डिविजिबल बाई 2 आ जाए, डिविजिबल बाई 2 बोलो या फिर इवन बोलो। इसको मैं ए माइनस बी इज इवन बोल दूंगा तो भी वही बात रहेगी, डिविजिबल बाई 2 बोल दूंगा तो भी वही बात रहेगी। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हमें क्या शो करना है कि ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। और क्या कह रहा है, राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर, जितनी भी इक्विवेलेंस क्लासेस बना सकते हो वो सारी की सारी बना दो, ये कह रहा है, ठीक है। तो देखो हमें इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो 3 चीजें प्रूव करनी है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले नंबर पे हेडिंग डालेंगे एग्जाम के अंदर रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव एक रिलेशन कब होता है भाई, हमने देखा एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव कब होता है, जब सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट कर जाते हैं। एक सेट के सारे एलिमेंट किससे रिलेट कर जाते हैं, खुद से। अब वैसे तो यहाँ पे 5 ही एलिमेंट है,
तुम दिखा भी सकते हो खुद से करके, पर मैं रिकमेंड करूंगा ऐसा नहीं करना है, क्योंकि अभी तो 5 एलिमेंट है, मान लो यहाँ पे ए सेट ना देके नेचुरल नंबर्स का सेट दे देगा, फिर क्या करोगे? इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स को चेक करके थोड़ी ना दिखाओगे, है ना, पूरी जिंदगी लग जाएगी। तो हमें जनरल मेथड अडोप्ट करना है, जो हमें फॉलो करना है, सेट कुछ भी दे दे। तो क्या करेंगे, हमें क्या दिखाना है कि सारे के सारे एलिमेंट खुद से रिलेट करेंगे। तो हम एक एलिमेंट उठा लेंगे कोई भी, तो मैंने मान लिया कि लेट, एक एलिमेंट मान लो कोई भी, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ये एलिमेंट मान लिया मैंने, ठीक है। रैंडमली एक एलिमेंट उठा लिया इसके अंदर से, मैं क्या दिखाना चाहता हूं कि ये ए खुद से रिलेट करेगा, क्योंकि मैंने जनरल माना है, तो अगर ये कर गया तो सारे कर गए। अब क्या करो, ए को उठाओ और रिलेशन के अंदर रख दो, जो भी रिलेशन उसने डिफाइन किया हुआ है वहां पे अगर वो बात सेटिस्फाई हो गई तो ए से रिलेट कर गया। तो हम क्या कहेंगे कि नाउ जो शर्त है उसको देखो क्या कहती है, ए को ए से रिलेट कराना है, यानी ए रिलेट करना चाहिए ए से, तो बी की जगह ए रख देंगे रिलेशन के अंदर, है ना, ए इज रिलेटेड टू बी है तो ए रख देंगे वहां पे। तो ये क्या बन जाएगा, नाउ ए माइनस ए माइनस ए का मोड कितना बनेगा, 0। अब 0 तो 2 से डिवाइड हो ही जाता है, इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। ऐसा ही करना है, तुम्हें एक एलिमेंट उठाना है और वो जो जो भी रिलेशन डिफाइन करे उसमें पुट करके देख लो, सेटिस्फाई कर गया तो हो गया। तो 0 इज डिविजिबल बाई 2 होता है, ये सबको पता है, 0 इवन होता है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज, यानी कि ए जो है वो ए से रिलेट कर गया, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब क्या होता है, फॉर ऑल, सारे के सारे ए के लिए, सब ए के लिए ये बात सेटिस्फाई हो गई, ठीक है। और अगर ए रिलेट कर गया सब के सब ए के साथ, तो मैं क्या कह सकता हूं कि मेरा आर क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव। अगर मेरा सारे के सारे ए खुद से रिलेट कर गए तो मैं क्या कह दूंगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। ये हो गई पहली बात, इतना करना है बस। दूसरा, सिमेट्रिक में कितने एलिमेंट लगेंगे, रिफ्लेक्सिव में तो एक से काम चल गया, सिमेट्रिक अगर हमें प्रूव करना है तो 2 एलिमेंट लगेंगे, एक तो ए लगेगा और एक बी भी लगेगा। सेकंड देखो, सेकंड कौन सा होता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, तुम्हें 2 एलिमेंट्स मान लेने हैं। 2 एलिमेंट्स मानने के साथ साथ मैंने बताया था कि ये तो हो कि ए बी से रिलेट कर रहा है, तभी तो देखोगे कि बी ए से रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो तुम्हें क्या मानना है कि लेट ए और बी 2 एलिमेंट्स मान लिए, कहां से, ए में से, और साथ साथ ये शर्त भी मान लेनी है कि सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी भी है। ये बात तुम्हें एज्यूम कर लेनी है कि लेट ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए, और ए और बी क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। मुझे क्या दिखाना है, अगर मैं उल्टा दिखा पाया, अगर ए कोमा बी, ए इज रिलेटेड टू बी है और बी इज रिलेटेड टू ए भी मैं दिखा पाया तो मेरा काम हो जाएगा। अब जरा मुझे बताओ इस बात का मतलब क्या होगा कि अगर ए रिलेट कर रहा है बी से, तो दिस इंप्लाइज, देखो सिर्फ लिखने के खेल है, इसका मतलब लिख दो सिर्फ, ए बी से कब रिलेट करेगा, जब मोड ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 होगा। यही तो रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, इज डिविजिबल बाई 2 है ना। अब यहां से तुम्हें क्या दिखाना है कि b इज रिलेटेड टू ए, थोड़ा सा रफ में करके देख लेंगे, b a से रिलेट कब करेगा, जब मोड ऑफ b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। यही तो दिखाना है। अब मोड की छोटी सी प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, अगर मैं माइनस लगा दूं तो क्या मोड पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि मोड ऑफ ए जो होता है वो माइनस के मोड ऑफ ए के इक्वल होता है, माइनस का कोई असर नहीं होता है मोड पे, है ना। तो माइनस का ए माइनस बी भी इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई 2 हो जाएगा। और ये माइनस क्या करेगा, ये अंदर घुस जाएगा, माइनस अंदर घुस के इसको बना देगा b माइनस ए इज डिविजिबल बाई 2, इज डिविजिबल बाई 2। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया दिस इंप्लाइज b इज रिलेटेड टू ए। तो तुम लेके क्या चले थे, a इज रिलेटेड टू b, और तुम लेके आए b इज रिलेटेड टू a, और ये किसके लिए हो गया, सबके लिए हो गया, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, सबके लिए कर दिया तुमने। तो दिस इंप्लाइज, अगर ये बात हो गई तो r इज सिमेट्रिक, r मेरा सिमेट्रिक भी हो गया, ठीक है। अब जो मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम आता है वो आता है ट्रांजिटिव के अंदर, सबसे ज्यादा काम भी उसी के अंदर होता है और दिमाग भी उसी के अंदर लगता है। तो अब तीसरा नंबर डालेंगे हम, क्या, ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव। अब हम ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं,
तो अब ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट लगते हैं? 3, ए बी और सी, और साथ साथ हमें क्या भी चाहिए कि ए बी से रिलेट करे और बी सी से रिलेट करे। तो ये मान लो, तभी तो अपना टेस्ट लगाएंगे आगे। तो मैंने क्या माना कि लेट ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू ए सच दैट मैंने क्या बात मान ली, ए रिलेट कर गया बी से और बी रिलेट कर गया सी से। ये बात मैंने एज्यूम कर ली, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, ये बात मैंने एज्यूम कर ली। अब इन दोनों बातों का मतलब लिखो, और फिर मेरे को कहां तक जाना है, ए इज रिलेटेड टू सी तक जाना है, यहां तक जाना है मुझे। पहले इनका मतलब लिखो दोनों का। ए इज रिलेटेड टू बी का मतलब क्या है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2, और b इज रिलेटेड टू c का मतलब क्या है कि b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2। ठीक है, ये दोनों बातें मैंने लिख ली। अब यहां से हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा। मुझे क्या दिखाना है, a इज रिलेटेड टू c, यानी कि a माइनस सी का मोड भी 2 से डिवाइड होगा, मैं ये लेके आना चाहता हूं। अब अगर दोनों को सीधा जोड़ दोगे तो b से भी नहीं कटेगा भाई, सीधा मत जोड़ देना, दिमाग में यही आएगा। देखो ये मोड समस्या कर रहा है, मोड समस्या कर रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, कोई नहीं समस्या खत्म करते हैं। एक नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल कब होता है? जब वो उसका मल्टीपल होता है। 6 जो है वो 2 से भाग क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। 10 जो है वो 2 से डिवाइड क्यों हो जा रहा है? क्योंकि वो 2 का मल्टीपल है। तो अगर ये चीज 2 से डिवाइड हो जा रही है तो क्या मोड ऑफ a माइनस बी 2 का मल्टीपल नहीं होगी? और अगर ए बी माइनस सी भी डिवाइड हो जा रहा है तो ये भी क्या 2 का कोई दूसरा मल्टीपल हो जाएगा? कोई दूसरा मल्टीपल मान लिया। और अगर मोड एक्स अगर ए के बराबर होता है तो मोड की प्रॉपर्टी क्या कहती है, एक्स होगा प्लस माइनस ए। तो मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि a माइनस बी जो होगा वो क्या होगा, प्लस माइनस 2m। m क्या होगा, तुम्हारा इंटीजर होगा। सिमिलरली मैं यहां से क्या कह सकता हूं कि b माइनस सी तुम्हारा क्या होगा, प्लस माइनस 2n होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। अब देखो, अब इन दोनों चीजों को ऐड कर दो। अब क्या कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब मोड से आजादी मिल गई। तो अगर मैं 1 प्लस 2 कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस 2m प्लस माइनस 2n। यहां पे b से b कट गया, a माइनस सी जो आ गया, यहां से देखो प्लस माइनस 2 कॉमन आ गया और m प्लस n बन गया। अब m भी एक इंटीजर था, n भी एक इंटीजर था, तो m प्लस n एक नया इंटीजर बन जाएगा। तो मैं क्या कह दूंगा, और प्लस माइनस को वापस से मोड में कन्वर्ट कर दो, प्लस माइनस को वापस से मोड में कन्वर्ट कर दो, और p हमारा फिर से एक इंटीजर बन गया कोई नया। और इसका मतलब क्या हो गया कि a माइनस सी 2 का मल्टीपल आ गया, a माइनस सी किसका मल्टीपल आ गया, 2 का। तो क्या मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि मोड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, मोड ऑफ a माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2 बोल देंगे। और ये आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, a रिलेट कर गया c के साथ। तो तुम क्या लेके चले थे, a इज रिलेटेड टू b इज रिलेटेड टू c, और हमने क्या दिखा दिया, a इज रिलेटेड टू c दिखा दिया। तो दिस इंप्लाई फॉर ऑल, ये सबके लिए हो गया, फॉर ऑल abc बिलोंग्स टू a। तो दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव, r मेरा ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव भी हो गया था, सिमेट्रिक भी और ट्रांजिटिव भी। तो मैं क्या कह सकता हूं, एंड हेंस इक्विवेलेंस, ये मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंस भी हो गया। अब देखो उसने एक सवाल और किया इसी के अंदर, उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि राइट ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ आर। सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लासेस भी तुम्हें निकाल के बतानी है क्या होंगी, सारी इक्विवेलेंस क्लासेस, यानी कि 1 की भी, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी, 5 की भी। अब जो हमने ये सवाल अभी अभी पीछे किया था, ये यही सवाल था बस। यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, इस पे मोड और लगा दो, बस इतना सा काम करना है। इस पे सिर्फ क्या लगा दो, मोड लगा दो, क्योंकि a माइनस बी का मोड इज इवन लिख लो या डिविजिबल बाई 2 लिख लो। जो इवन होता है वो ही 2 से डिवाइड होता है, तो सेम इक्विवेलेंस क्लास बनेंगी। और सेट भी वही है, 1 2 3 4 5। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास ऐसे लिख दी, 2 की इक्विवेलेंस क्लास ऐसे लिख दी, 3 की इक्विवेलेंस क्लास देखो, 3 में से 1 गया तो 2, 2 का मोड 2, वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो जाएगी 1। 3 का 3 माइनस 2 1 आएगा, ये ओड आ रहा है, 3 माइनस 3 0 आएगा,
ये भी आ जाएगा, 2 से डिवाइड हो रहा है। और 3 - 5, ठीक है, 3 - 5 करोगे तो माइनस का 2, मोड लगाओगे तो मोड से डिविजिबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इसकी इक्विवेलेंस क्लास हो गई। अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 की इक्विवेलेंस क्लास में एक तो 2 आ जाएगा और एक 4 आ जाएगा। और 5 की इक्विवेलेंस क्लास में कौन कौन आ जाएगा, 1, 3 एंड 5। ये सारी की सारी इक्विवेलेंस क्लास हो गई, ठीक है, किसकी, आर की। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हमारा सीबीएसई 2022 में पूछा हुआ है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 5 मार्क का। एक छोटी सी चीज समझनी है, अगर एक छोटी सी चीज समझ ली तो इससे आसान 5 नंबर नहीं हो सकते। और ऐसे क्वेश्चन हमारे पास 3 हैं, 3 हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है। तुम कोई भी बुक उठाओगे, एनसीईआरटी उठाओगे या जो भी तुम्हारे पास बुक है उसमें मिल जाएंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन उठाया है, सबको उठाऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, तो एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे और सारे उसी की तरह करेंगे हम, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, लेट एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4, ए एक सेट दिया हुआ है, लेट आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन, लेट आर बी द, अच्छा इसने इक्विवेलेंस रिलेशन खुद से दे दिया, पर हम इसको करेंगे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव। इसने खुद से इक्विवेलेंस रिलेशन दे दिया। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना, तुम यहां पे लिख लो प्रूव आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन A cross A defined by AB related to CD if A plus D is equal to B plus C, find the equivalence class। हम इसको प्रूव भी करेंगे क्योंकि एग्जाम में प्रूव करना ही आएगा, इसने खुद से दे दिया। कह रहा है लेट, हमें क्या प्रूव करना है कि जो हमारा R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है A क्रॉस A, A क्रॉस A पे हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है हमें। यानी कि जो हमारा रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइंड है, ए क्रॉस ए से ए क्रॉस ए पे कुछ हमारा ये रिलेशन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। यानी कि एक एलिमेंट यहां से आएगा और वो यहां के एक एलिमेंट से रिलेट करेगा। तो यहां का एक एलिमेंट कैसा होगा भाई, यहां का एक एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। अभी तक जो हम एक एलिमेंट उठा रहे थे, जो हमारा रिलेशन डिफाइन हो रहा था वो ए से ए तक हो रहा था। तो यहाँ पे एक एलिमेंट था और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट था, ए बी से रिलेट कर रहा था। अब हमारा ये एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ के एक ऑर्डर्ड पेयर सी डी से रिलेट कर रहा है। इस तरीके से हमारा रिलेशन हमने डिफाइन किया है। तो ये स्पेशल बात है। अब जो मेरा एक एलिमेंट है वो ये है, इस तरीके का एक एलिमेंट है मेरा, समझ रहे हो इस बात को। तो क्या कह रहा है कि ए क्रॉस ए पे रिलेशन हमने डिफाइन किया हुआ है कि ये ए बी जो है ये सी डी से रिलेट कर रहा है इफ एंड ओनली इफ ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। सेम वही चीज करनी है। और साथ में फिर इसकी इक्विवेलेंस क्लास पूछे 1,3 एलिमेंट की, क्योंकि यहाँ पे 1,3 एलिमेंट मिलेगा ए क्रॉस ए करेंगे तो वो पूछ रहा है वो किस किस से रिलेट करेगा। हमें ये चीजें कैलकुलेट करनी है कि 1,3 यहाँ किस किस से रिलेट करेगा। चलो करते हैं, एकदम सेम टू सेम वैसे ही करना है, कोई नया काम नहीं करना है, बस कुछ चीजें हैं जो हमें समझनी है। पहली बात हम क्या उठाएंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। रिफ्लेक्सिविटी लिख दिया करो, एक बेटर वर्ड है। तो हम रिफ्लेक्सिविटी में कितने एलिमेंट उठाते हैं, एक एलिमेंट उठाते हैं। रिफ्लेक्सिविटी में कितने एलिमेंट्स उठाएंगे, एक एलिमेंट। तो एक एलिमेंट कैसा उठेगा, आप एक एलिमेंट कुछ इस तरीके का उठेगा, ऑर्डर्ड पेयर टाइप का। तो मैंने एक एलिमेंट मान लिया ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस ए में, ठीक है, एक एलिमेंट मान लिया। मुझे क्या दिखाना है, ये एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, ये जो एलिमेंट है ये हमेशा खुद से रिलेट करेगा। अब इस क्वेश्चन को करने का बेस्ट तरीका है कि रफ में चलाओ, साथ साथ क्या चलाओ, रफ में, वहीं से हो जाएगा ये सवाल। हमें क्या दिखाना है कि ए बी इज रिलेटेड टू ए बी। ये कब होगा, देखो ए बी जो है वो सी डी से कब रिलेट कर रहा है, जब ए प्लस डी करें और बी प्लस सी करें तो वो सेम आना चाहिए। अब ए प्लस डी करेंगे तो क्या होगा, ए प्लस बी होगा। पहले को चौथे में जोड़ना है, दूसरे को तीसरे में जोड़ना है, और बी प्लस ए, हमें ये दिखाना है। अगर हम ये दिखा पाए, पहले को चौथे में जोड़ा, दूसरे को तीसरे में जोड़ा, अगर ये चीज दिखा पाए तो हमारी बात सही हो जाएगी। और देखो ये चीज तो ट्रू होती ही है, ए प्लस बी जो है वो हमेशा बी प्लस ए के तो इक्वल ही होता है कि नहीं होता है। तो हमें बस यहाँ पे एक बात मेंशन करनी है, वी नो दैट, हमें क्या करना है, वी नो दैट ए प्लस बी जो है वो बी प्लस ए के बराबर होता है। ये बात मुझे पता है। और ये वाली शर्त किसकी है, ये वाली शर्त कब की है, ए बी रिलेट करेगा ए बी की। तो
तो अगर ये बात होगी तो मैं ये कह दूंगा कि ए दिस इंप्लाइज ए बी इज रिलेटेड टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू, यहां लिख दो, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए, सारे के सारे ए बी जो ए क्रॉस ए के अंदर जा रहे हैं। तो हमने क्या दिखा दिया कि सारे के सारे ए कोमा बी जो है खुद से रिलेट कर जाएंगे। तो सारे एलिमेंट अगर खुद से रिलेट कर गए तो आर हमारा क्या हो गया, आर इज रिफ्लेक्सिव हो गया, एक पार्ट हो गया प्रूव अच्छे से। दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट्स को एज्यूम करते हैं। तो हम क्या मान के चलेंगे, दो एलिमेंट्स को एज्यूम कर लेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, सिमिट्रिसिटी का है। सिमिट्रिसिटी का मतलब लेट सिमिट्रिसिटी में कितने एलिमेंट मानने, दो एलिमेंट मानने। तो ये तो एक माना, लेट ए कोमा बी एंड सी कोमा डी, दो एलिमेंट मान लिए ए क्रॉस ए से, सच दैट हमें एक चीज और क्या माननी होती है कि पहले वाला दूसरे से रिलेट कर रहा है, सच दैट ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी। ये बात मैंने एज्यूम कर लिया। मुझे दिखाना क्या है कि सी कोमा डी जो है वो ए कोमा बी से रिलेट करेगा, उल्टा दिखाना है। पहले इस बात का मतलब लिखो क्या है, ए कोमा बी अगर सी कोमा डी से रिलेट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि पहले को चौथे में जोड़ दिया जाए और दूसरे को तीसरे में जोड़ दिया जाए तो बात सेम रहेगी। मुझे क्या दिखाना है कि सी डी रिलेट करेगा ए बी के साथ, मुझे दिखाना है कि सी डी किसके साथ रिलेट करेगा, ए बी के साथ। तो सी डी ए बी के साथ कब रिलेट करेगा, एक बार रफ में करके देखो। पहले को चौथे में जोड़ो सी प्लस बी और दूसरे को तीसरे में जोड़ो डी प्लस ए, जब ये होगा तब हमारी बात सेटिस्फाई करेगी। तो b प्लस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, c प्लस बी लिख सकता हूँ इधर लाके, और a प्लस डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, d प्लस ए। इस बात का क्या मतलब हो गया कि सी डी इज रिलेटेड टू ए बी हो गया। तो इसका मतलब r मेरा क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, क्योंकि हमने रिवर्स दिखा दिया। अब क्या करेंगे, ट्रांजिटिविटी प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिविटी में कितने एलिमेंट्स मानने हैं, तीन एलिमेंट मानने हैं ट्रांजिटिविटी में। अगर ट्रांजिटिविटी में तीन एलिमेंट्स मानेंगे तो वो कैसे मानेंगे, एकदम अलग अलग मानने हैं। कैसा दिखेगा, पहला एलिमेंट दिखेगा कि लेट ए कोमा बी, बी कोमा सी एंड सी कोमा डी, तीन एलिमेंट ऐसे दिख, सॉरी देखो, अब जो गलती मैंने कर दी, शुक्र है मैंने कर दी। क्या ये एलिमेंट एकदम अलग अलग माने हमने, एकदम अलग अलग नहीं माने। ये मिस्टेक मेरी हो गई, तो बहुत सही है, जनरली बच्चे भी कर देते हैं। ए कोमा बी के बाद दूसरा एलिमेंट क्या मानना है, सी कोमा डी, तो टोटली डिफरेंट मानना है सी कोमा डी। और तीसरा क्या मानना है, ई कोमा एफ, टोटली डिफरेंट मानने, बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। और सच दैट हमें क्या बात भी एज्यूम कर लेनी है कि पहला तो दूसरे से रिलेट कर रहा है, ए कोमा बी इज रिलेटेड टू सी कोमा डी एंड सी कोमा डी इज रिलेटेड टू ई कोमा एफ। ये बातें मुझे एज्यूम कर लेनी। अब मुझे क्या दिखाना है कि पहला तीसरे से रिलेट करेगा, तो पहले हम इन दोनों बातों का मतलब लिखेंगे। ए कोमा बी रिलेटेड टू सी कोमा डी कब होगा, जब ए प्लस डी जो है वो पहला चौथे के साथ और दूसरा तीसरे के साथ, ये सम क्या होगा, बराबर होगा। और दूसरे इस बात का मतलब क्या होगा, पहला चौथे से रिलेट कराओ, सी प्लस एफ इज इक्वल टू डी प्लस ई। इन दोनों बातों का मतलब ये होगा कि नहीं होगा। अब मुझे क्या देखना है कि पहला तीसरे से रिलेट कब करेगा, मुझे देखना है कि फर्स्ट वाला थर्ड से रिलेट कब करेगा, यानी कि ए कोमा बी रिलेट कब करेगा ई कोमा एफ से। ये कब करेगा, जब पहले को चौथे में जोड़ोगे ए प्लस एफ, दूसरे को तीसरे में जोड़ोगे बी प्लस ई। रफ में करके देखना, आइडिया लगेगा। यानी कि ए में एफ को जोड़ना है और बी में ई को जोड़ना है, ए में एफ को जोड़ना है, बी में ई को जोड़ना है। ये चीज कब होगी, जब हम 1+2 कर देंगे। जब हम 1+2 कर देंगे तो ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बाकी अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, तुम्हारी सरदर्दी नहीं है। कैसे देखो, डी से डी कट गया, सी से सी कट गया, ए प्लस एफ जो है तुम्हारा वो बी प्लस ई के इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो ए बी है वो रिलेट कर गया ई एफ के साथ। ए बी अगर ई एफ के साथ रिलेट कर गया तो हम कह देंगे कि आर क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो। और अगर आर ट्रांजिटिव हो गया तो ये क्या हो गया, इक्विवेलेंस भी हो गया, क्योंकि तीनों चीजें प्रूव हो गई है। अब इक्विवेलेंस क्लास का खेल आता है इसके अंदर। इक्विवेलेंस क्लास का जो खेल है वो इतना आसान नहीं है इसके अंदर। पिछली बार तो मैं सीधा सीधा देख पा रहा था कि 1 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है, 2 के साथ कौन कौन रिलेट कर रहा है,
पर सोचो एक रोस ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, ए के अंदर 4 है तो एक रोस ए के अंदर 16 एलिमेंट होंगे, तो 16 एलिमेंट्स को चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो हम एक जनरल मेथड बनाते हैं। कैसे? मैंने मान लिया कि 1,3 के साथ रिलेट कर रहा है x, y। मैं यही तो देखना चाहता हूं 1,3 के साथ कौन कौन से x, y रिलेट कर रहे हैं। तो मैंने एज्यूम कर लिया। ये बात कब होगी? जब पहला चौथे में जुड़ जाएगा और दूसरा तीसरे में ऐड हो जाएगा, यानी कि 3 + x। यहां से एक काम करो, y की वैल्यू निकाल लो, ये कितना हो जाएगा? x + 2 हो जाएगा। ये लो, ये रिलेशन जो है ये तुम्हारी बहुत बढ़िया से मदद कर देगा, क्योंकि सेट क्या है तुम्हारा? 1 2 3 4 है। अब x की वैल्यू इसके अंदर रखते जाओ, y की वैल्यू अपने आप निकलती जाएगी और ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे तुम्हें, क्योंकि हमने x y की तो वैल्यू निकालनी है बस। तो जब x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y कितना आएगा? 3 आएगा। x की वैल्यू जब 2 रखेंगे तो y कितना आएगा? 4 आएगा। x की वैल्यू क्या मैं 3 रख सकता हूं? क्योंकि x की वैल्यू 3 रख दी तो y 5 आ गया, पर सेट तो मेरा 4 तक ही है, सेट तो मेरा सिर्फ 4 तक ही है, यानी कि ये नहीं आएगा। तो यानी कि हमारे ऑर्डर्ड पेयर क्या क्या बने? 1,3 बना एक तो, और एक बना 2,4। तो यानी कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1,3 कितनी होगी तुम्हारी? ये होगी, एक तो 1,3 आएगा और एक 2,4। ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें करना है। अब हमारा रिलेशन वाला पार्ट पूरा है, बिना टाइम वेस्ट किए फंक्शन पे चलते हैं। फंक्शन देखो क्या होते हैं, एक सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब फंक्शन जो होता है, फंक्शन कोई नई चीज नहीं होती है, फंक्शन एक रिलेशन ही होता है। अभी तक जो हम रिलेशन पढ़ते आए हैं, एक फंक्शन जो होता है एक रिलेशन ही होता है, पर उसके पास एक खास प्रॉपर्टी होती है। अब एक रिलेशन फंक्शन कब बनेगा? जब उसके पास कोई खास प्रॉपर्टी होगी। वो खास प्रॉपर्टी क्या है? देखो वो क्या कह रहा है, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यहां पे वर्ड पे ध्यान दो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, हर एक एलिमेंट ए का इज रिलेटेड टू ए यूनिक एलिमेंट इन बी। दूसरा वर्ड ये, पहली बात तो क्या कि सारे के सारे एलिमेंट रिलेट करने चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, हर एक एलिमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट से रिलेट करना चाहिए, एक एलिमेंट की नहीं, दो के साथ रिलेट ना करे। ऐसा ना हो कि 2a के साथ भी करता हुआ दिख रहा है, 2c के साथ भी। यहां पे 2 यूनिक के साथ रिलेट नहीं कर रहा, 2 दो के साथ कर रहा है, हमें एक के साथ कराना है। ठीक है, तो दोनों बातें सेटिस्फाई रखनी है, कोई छूटना भी नहीं चाहिए और यूनिक के साथ भी करे। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बनाता हूं, 1b से कर गया, 2c से कर गया, 3a से कर गया, 4d से कर गया। देखो सारे के सारे एलिमेंट रिलेट कर गए, ठीक है, और सारे के सारे यूनिक के साथ रिलेट करें। सारे के साथ किसके साथ करें? यूनिक के साथ। तो ये रिलेशन जो है ये एक फंक्शन बन गया। ये रिलेशन क्या बन गया? हमारा एक फंक्शन बन गया। ठीक है, इस तरीके से बात सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब जो ये फंक्शंस हैं, हमने इन फंक्शन को भी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये बात तो हमने 11th में भी पढ़ी थी। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है वो जनरली हम 11th क्लास में नहीं पढ़ते हैं, जो हमें अब करने हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन में जो हमारा पहला फंक्शन है वो आता है मेरा 1 फंक्शन, जिसको हम इंजेक्शन भी बोलते हैं। वो डॉक्टर वाला इंजेक्शन नहीं है, इंजेक्शन वर्ड है, इंजेक्टिव फंक्शन भी बोल देते हैं। ठीक है, तो एक फंक्शन इंजेक्शन कब होता है या 1 कब होता है? देखो कहता है ये फंक्शन एफ एक्स वाई सेट टू बी 1 फंक्शन इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ एक्स हैव डिफरेंट इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए, मतलब हर एलिमेंट की अपनी अलग अलग इमेज होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरी इमेज भी सेम है और तेरी इमेज भी सेम है, ना भाई, मैं अपनी इमेज रखूंगा, तू अपनी इमेज रख, मेरे को तेरे से मतलब नहीं है। क्या इस बात को मैं दूसरे वर्ड्स में ऐसा भी बोल सकता हूं कि नो टू डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज? इन्हीं भी दो अलग अलग एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। जैसे कि ऐसा मान लो 1 की इमेज C है और 4 की इमेज भी C है, 3 की इमेज मान लो A है, 2 की इमेज भी C है। तो देखो 1 की, 2 की और 4 की सेम इमेज बन रही है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं चलेगा। ठीक है, हर एलिमेंट की अपनी एक अलग इमेज होनी चाहिए, इन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि 1 की इमेज मान लो मैंने A बना दी, 2 की इमेज मैंने D बना दी, 4 की इमेज मैंने B बना दी, 3 की इमेज मैंने C बना दी। अब सबकी अपनी तरीके से अलग अलग इमेज है, तब सबकी अपनी अलग अलग इमेज है, किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं?
वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है, तो फिर उनकी जो इमेजेस होनी चाहिए f ऑफ x1 जो होना चाहिए वो भी f ऑफ x2 का बराबर नहीं होनी चाहिए। डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे तो उनकी जो इमेजेस हैं वो क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, वो इमेजेस सेम नहीं हो सकती, डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस, ये है बस, ठीक है। अब अगर डिफरेंट इमेजेस की, डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज हो गई तो क्या हो जाएगा, डिफरेंट एलिमेंट्स की अगर सेम इमेज हो गई तो क्या हो जाएगा, देखो जैसे कि मान लो मैंने ये बना दिया, 1 की इमेज b है, 2 की इमेज भी b है, 3 की इमेज d है, 4 की इमेज भी d है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा था, वन एलिमेंट की वन इमेज, सबकी अपनी, मेरी अपनी, तेरी अपनी, सबकी अपनी अपनी एक इमेज हो गई। यहाँ क्या कह रहा है कि मैनी की वन इमेज, तो देखो मैनी की वन इमेज हो गई, दो एलिमेंट दिख रहे हैं उनकी एक इमेज है, दो एलिमेंट दिख रहे हैं उनकी एक इमेज है। जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए, यानी कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की सेम इमेज बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, मैनी की सेम इमेज हो जाए। तो इसको मैं ये लिख सकता हूं, अगर x1 x2 बराबर नहीं है, तो अगर तुम्हें कहीं ऐसा मिल जा रहा है डिफरेंट एलिमेंट्स की इमेजेस सेम हो गई, भाई एलिमेंट्स तो अलग अलग है, x1 x2 तो अलग अलग है, पर उनकी इमेजेस सेम बन रही है, तो उसको क्या बोला जाएगा, मैनी वन फंक्शन बोला जाएगा। जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया, इंटीजर्स से इंटीजर्स पे f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये फंक्शन है, इसके अंदर देखो 1 की इमेज निकालो, 1 की इमेज कितनी आएगी, 1 का स्क्वायर 1, और -1 की इमेज कितनी आएगी, वो भी 1 आएगी। तो डिफरेंट एलिमेंट्स है पर इमेजेस सेम बन रही है, 1 की इमेज 1 बन रही है, -1 की इमेज भी 1 ही बन रही है, ठीक है। तो ये फंक्शन हमेशा कैसा होगा, मैनी वन फंक्शन है, ये एक मैनी वन फंक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे 1 1 का मान लो मैं एक एग्जाम्पल बनाऊं, रियल से रियल पे एक मैंने f(x) फंक्शन बना दिया, क्या मान लो 2x + 1। अब यहाँ पे कुछ भी कर लो तुम, दो एलिमेंट्स की सेम इमेज नहीं बना पाओगे, और इनफैक्ट इस दुनिया का हर फंक्शन जो लीनियर होता है, ax + का b, इस टाइप का जो फंक्शन होगा रियल से रियल में, लीनियर फंक्शन बोलते हैं, ये हमेशा 1 1 होता है, इसमें कभी इमेज सेम नहीं बना सकते। तो दो फंक्शन तो ये हो गए, 1 1 और मैनी वन। तीसरा फंक्शन आता है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होगा, अब देखो 1 1 और मैनी वन जो प्रॉपर्टी है वो सामने वाले सेट के एलिमेंट्स की हैं, जो सामने वाला सेट दिख रहा है इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं मैं। तो आगे की दो प्रॉपर्टीज है, ऑन टू फंक्शन या सरजेक्शन, ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं ये बाद वाले सेट की प्रॉपर्टीज है, इधर वाले सेट की प्रॉपर्टीज है। तो क्या कहता है ये फंक्शन f from x to y said to be an onto function if every element y belonging to y, बाद वाले सेट का कोई भी एलिमेंट उठाओ हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन x, कहता है बाद वाले सेट के हर एलिमेंट की एक प्री इमेज दिखनी चाहिए वापस, यहां का कोई एलिमेंट छूट ना जाए, ये बात ध्यान रखनी है। जैसे कि मान लो मैंने एक ये फंक्शन बना दिया, ये मान लो एक फंक्शन बना दिया मैंने। अब इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, a की प्री इमेज 1 भी दिख रहा है, a की प्री इमेज 2 भी दिख रहा है, b की प्री इमेज 3 दिख रही है, c की प्री इमेज 4 दिख रही है, पर भाई d की कोई प्री इमेज नहीं है, तो ये छूट गया। तो कह रहा है ऐसा नहीं होना चाहिए, हर एलिमेंट की अपनी एक प्री इमेज, एटलीस्ट वन प्री इमेज दिखनी चाहिए, ठीक है। तो ये फंक्शन कैसा दिखे, कुछ ऐसा दिख जाए, मान लो 1 की इमेज d बना दी, 2 की इमेज a बना दी, 3 की इमेज b बना दी, 4 की इमेज c बना दी। अब हर एलिमेंट की अपनी एक प्री इमेज है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, एक से ज्यादा भी हो सकती है प्री इमेज, पर एक से ज्यादा प्री इमेज बनाने में ये बात ध्यान रखना है कि वो फंक्शन जरूर रहना चाहिए, फंक्शन की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब मत कर देना, ठीक है। तो अब ये फंक्शन क्या बन रहा है तुम्हारा, ऑन टू फंक्शन, पीछे से कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबकी प्री इमेज दिखनी चाहिए, ठीक है। हर एक यहाँ के एलिमेंट के लिए यहाँ पे एक एलिमेंट मेरे को मिलना चाहिए हर हाल में। अभी इनको मैथमेटिकल हम समझेंगे, सारी की सारी बातें समझेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे तब बात समझ में आ जाएगी। अब अगर कोई छूट जाए तो क्या हो जाए, जैसे जो फंक्शन 1 1 नहीं था, जहां पे डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज बन गई थी, जो 1 1 नहीं था वो मैनी वन हो गया, और जो फंक्शन ऑन टू नहीं है, यानी कि अगर बाद में से कोई एलिमेंट छूट जाए
तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो फंक्शन इनटू बन जाएगा। क्या कह रहा है कि सेट टू बी एन इनटू फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट मिल जाए बाद वाले सेट में जिसकी प्री इमेज ना हो, विच हैज नो प्री इमेज इन एक्स, जिसके पास कोई प्री इमेज ना हो। तो मान लो मैंने एक रिलेशन बना दिया, ये 1 की इमेज कितनी है, ए है, 2 की इमेज भी ए है, 3 और 4 की इमेज बी है। अब ये फंक्शन तो बन रहा है, वैसे तो ये मैनी वन फंक्शन है, डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेजेस है, तो ये फंक्शन मैनी वन है ना। अगर अब मैं देखूं क्या ये ऑन टू है, ऑन टू तो नहीं है, क्योंकि सब एलिमेंट्स की प्री इमेज तो नहीं दिख रही, सी और डी की प्री इमेज नहीं दिख रही, तो कोई एलिमेंट छूट गया। अगर कोई एलिमेंट छूट गया तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन इनटू फंक्शन है, ठीक है। अगर एलिमेंट छूट गए तो ये फंक्शन क्या होगा, इनटू। जैसे कि मान लो मैंने कह दिया f फ्रॉम रियल से रियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मान लो एक मैंने ये फंक्शन बना दिया। अब यहां पे भी रियल नंबर्स का सेट है और यहां पे भी रियल नंबर्स का सेट है, इमेजेस क्या बन रही है, एक्स स्क्वायर। अब सोचो जितने भी रियल नंबर हैं यहाँ पे रियल नंबर 0 वाले हैं, यहाँ पे नेगेटिव वाले हैं, यहाँ पे पॉजिटिव वाले हैं। जब किसी भी नंबर का तुम स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा आएगा, स्क्वायर कभी नेगेटिव तो नहीं हो सकता। तो अगर इन सारे रियल नंबर्स की अगर तुम इमेजेस निकालोगे तो या तो 0 पे जाएंगी या पॉजिटिव पे जाएंगी। सारे के सारे रियल नंबर्स की जो इमेजेस है वो या तो 0 पे दिखेंगी या फिर पॉजिटिव पे दिखेंगी। नेगेटिव रियल नंबर्स की कोई प्री इमेज तो दिख ही नहीं रही, ये तो बेचारे खाली छूट गए। इनकी प्री इमेज कहाँ है, इनकी तो कोई प्री इमेज नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्रॉम रियल से रियल, ये फंक्शन क्या है तुम्हारा, एक इनटू फंक्शन है। ये फंक्शन तुम्हारा क्या है, एक इनटू फंक्शन है, ठीक है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल दूं ऑन टू का, मान लो नेचुरल से नेचुरल पे एक फंक्शन ले लो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एकदम सिंपल सा एग्जांपल है। नेचुरल से नेचुरल पे 1 2 3 4 ऐसे चलता जा रहा है ये सेट। यहाँ पे भी क्या चलता जा रहा है, 1 2 3 4 ये चलता जा रहा है। 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 2, 3 की इमेज 3, 4 की इमेज 4। तो क्या यहाँ से कोई छूट रहा है, देखो यहाँ से कभी कोई नहीं छूटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। हर एलिमेंट की हमें एक प्री इमेज डेफिनेटली दिखेगी। तो इस फंक्शन को क्या बोला जाएगा, ऑन टू फंक्शन। तो ये 4 तरीके के हमारे फंक्शन होते हैं। अब एक ऐसा फंक्शन, जैसे हमने इक्विवेलेंस रिलेशन देखा था, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या था, जो फंक्शन हमारा रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था, वैसे ही एक हमारा फंक्शन जो 1 1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, इंजेक्टिव भी होता है और सरजेक्टिव भी होता है, उस फंक्शन को हम बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। जो फंक्शन 1 1 की भी बात को सेटिस्फाई करे, ऑन टू की बात को भी सेटिस्फाई करे, वो फंक्शन 1 1 भी होगा, वो फंक्शन क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। जैसे कि ये फंक्शन मैंने बनाया, हर एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज दिख रही है, हर एलिमेंट की एक डिफरेंट इमेज दिख रही है, और पीछे से देखो हर एलिमेंट की डिफरेंट इमेज, में थोड़ा सा गलत बोल रहा हूं, किन्हीं भी 2 एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है। देखो कोई भी ऐसे 2 एलिमेंट नहीं है जिनकी इमेज सेम हो, सबकी अपनी अलग अलग इमेज है, ठीक है। और पीछे वाले सेट से देखो कोई छूटा, पीछे वाले सेट से कोई नहीं छूटा, सबकी अपनी एक प्री इमेज भी दिख रही है। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस फंक्शन को हम क्या बोल देंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। हाँ, अब सवाल कैसा आता है पेपर में, जैसे हमने रिलेशन में देखा था कि एक रिलेशन को प्रूव करो, इक्विवेलेंस रिलेशन आता है, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि प्रूव करो हमारा एक फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। अब यहाँ भी एक मेथड चाहिए हमें, वो मेथड लिखना आना चाहिए, ठीक है। तो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा, दोनों क्वेश्चन से तुम्हें मेथड अच्छे से समझ आएगा, ध्यान से एकदम ऐसे ही लिख के आना है पेपर के अंदर, ठीक है। तो पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 1 होना चेक करेंगे। अब 1 1 होना हम कैसे चेक करते हैं, ये देखो मैं क्या मानता हूं, समझना बात को। R से R पे मैंने डोमेन में से 2 एलिमेंट मान लिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू R। ये R कौन सा है, ये R डोमेन वाला है। मैंने क्या करा, डोमेन में से 2 एलिमेंट मान लिए, एक x1 मान लिया, एक x2 मान लिया, यहाँ पे R है और यहाँ पे भी R है। डोमेन में से 2 एलिमेंट मान लिए, सच दैट साथ साथ मैंने ये बात मान ली कि f ऑफ x1 और f ऑफ x2 क्या है, सेम है। ये डेफिनेशन किसकी बताई थी मैंने, x1 x2 2 एलिमेंट और उनकी इमेज सेम है।
यानी कि x1 की इमेज और x2 की इमेज में सेम बता रहा हूं, तो क्या मैंने ये फंक्शन मैनी वन नहीं मान लिया, डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज एज्यूम कर ली। तो मैं फंक्शन को क्या एज्यूम करके चल रहा हूं, मैनी वन एज्यूम करके चल रहा हूं। मैं देखना चाहता हूं क्या फंक्शन मैनी वन है, यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स की सेम इमेज मानी, तो क्या हमारा फंक्शन डिफरेंट एलिमेंट्स दिखा पाएगा। देखते हैं यहां से क्या आता है। मैंने फंक्शन को मैनी वन मान लिया। अब एफ ऑफ x1 क्या मिलेगा, फंक्शन के अंदर x1 रख दो, तो ये हो जाएगा 2x1 माइनस वन बाई थ्री, यहाँ पे x2 रख दो, 2x2 माइनस वन बाई थ्री। ये हो गया। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा 3 से 3 कैंसिल कर जाएगा, 2x1 माइनस वन इज इक्वल टू 2x2 माइनस वन हो जाएगा, 1 से 1 भी कैंसिल कर गया। फिर मेरा 2x1 इज इक्वल टू 2x2 आ गया, 2 से 2 भी कैंसिल कर गया, और मैं देख रहा हूं कि मेरा x1 इज इक्वल टू तो x2 ही आ गया। यानी कि ये दोनों एलिमेंट्स डिफरेंट नहीं थे, ये सेम ही एलिमेंट की बात कर रहे हो। यानी कि इस फंक्शन के अंदर अगर तुम दो अलग अलग एलिमेंट की इमेज सेम मानोगे तो वो एलिमेंट डिफरेंट नहीं आएंगे, वो एलिमेंट सेम ही आएंगे। इसका मतलब क्या हो गया, हर एलिमेंट की अपनी एक इमेज है, किन्हीं भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं है, हर एलिमेंट की अपनी अपनी एक अलग अलग इमेज है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि डिफरेंट एलिमेंट्स की ही डिफरेंट इमेज हो सकती है। तो यहाँ पे लास्ट में ये लाइन जरूर लिख देंगे, दिस इंप्लाइज डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, ये बात जोड़ देंगे और फिर लास्ट में लिख देंगे दिस इंप्लाइज एफ इज 1 1। हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक पार्ट हो गया, 1 1 तो प्रूव कर दिया। अब ऑन टू कैसे प्रूव करना है, ऑन टू के लिए हमें क्या दिखाना है, ऑन टू के लिए हमें ये दिखाना है कि बाद वाले सेट में से मैंने कोई भी y उठाया, यही तो दिखाना है। अगर बाद वाले सेट में से मैंने कोई भी y उठाया तो उसके लिए एक x जरूर दिखे। अगर यहाँ के हर एक y के लिए एक x दिख गया तो फिर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ के हर एक एलिमेंट की एक प्री इमेज दिख जाएगी। और ऐसा हो गया तो फिर हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो बड़ा आसान है, बहुत अच्छा भी है। मैं क्या कहूंगा कि लेट एफ एक्स को मैंने y मान लिया कि भाई जब मैंने x की इमेज निकाली तो वो y आ गई। अब मैंने एफ एक्स की वैल्यू रख दी 2x माइनस वन बाई थ्री, यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, 2x माइनस वन इज इक्वल टू हो जाएगा 3y, 3 को उधर ले गया, 2x माइनस वन हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3y प्लस वन हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी 3y प्लस वन बाई टू। ये हो गया। अब यहाँ पे भी हमारा रियल नंबर्स का सेट था, यहाँ पे भी मेरा क्या था, रियल नंबर्स का सेट था, और यहाँ पे भी मेरा रियल नंबर्स का। मुझे जरा अब एक बात बताओ, अगर मैंने यहाँ से कोई भी एक y उठाया जो कि रियल नंबर है, अगर मैंने यहाँ से कोई भी इस दुनिया का y रियल नंबर उठा लिया तो और उस रियल नंबर को मैंने यहाँ रख दिया, तो जब एक रियल नंबर को 3 से गुना कराऊंगा तो रियल आएगा, फिर उसके अंदर जब मैं 1 जोड़ दूंगा तो वो भी रियल आएगा, फिर जब मैं उसको 2 से डिवाइड करा दूंगा तो भी रियल ही आएगा। यानी y अगर कोई भी एक रियल नंबर लिया तो ये पूरा का पूरा एक रियल नंबर बनेगा, यानी कि x पूरा का पूरा एक रियल नंबर बन रहा है, और सारे के सारे रियल नंबर यहाँ रखे हैं इधर। तो y तुम कोई भी रियल नंबर रखो, उससे ये जो पूरा का पूरा रियल नंबर बनेगा ये मुझे यहां दिखेगा। तो कोई भी y रखा तो उसके लिए मेरे को एक x मिला के नहीं मिला, यानी कि हर एक y इस दुनिया का हर एक y एक x को रखेगा यहां पे। तो क्या मैं यहां से ये लिख सकता हूं, फिर बताना जरा, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू आर कोडोमेन, अगर मैं कोडोमेन में से कोई भी y को उठा लेता हूं देन देयर एग्जिस्ट ए x बिलोंगिंग टू r, जो कि डोमेन के अंदर है। मैं कह रहा हूं कि कोडोमेन के अंदर से अगर मैं कोई भी y उठा लूंगा तो उसके लिए मेरे को डोमेन के अंदर एक x जरूर मिलेगा, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। क्या बात सेटिस्फाई हो रही है, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई बात सेटिस्फाई हो रही है। और ये बात सेटिस्फाई होने का मतलब क्या है कि हर एक y की एक प्री इमेज मिल जाएगी, यानी कि हर एक y एक इमेज भी बन जाएगा, हम ये भी कह सकते हैं। और हर एक y अगर एक इमेज बन जाती है तो हम दूसरी सेंस में ये भी कह देते हैं कि रेंज जो है वो हमारी कोडोमेन के इक्वल हो जाएगी।
अगर सारे के सारे वाई इमेज बन गए तो पूरी की पूरी कोडोमेन रेंज बन जाती है। बाकी वो लिखो तो लिखो, नहीं तो ये बात लिख दी तो ये मोर देन इनफ है। तो हर एक वाई जो रियल नंबर में आ रहा है उसके लिए एक एक्स मिलेगा जो डोमेन के अंदर होगा, ताकि एफ एक्स वाई हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एफ हमारा क्या हो जाएगा, एफ इज ऑन टू। तो हमारा एफ एक्स 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया। दिस इंप्लाइज हम क्या कह सकते हैं, एफ इज बाइजेक्टिव। हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं एकदम ऐसे का ऐसे, सेम टू सेम, और देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है। ठीक है, देखो कह रहा है कि एक ये फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, लेट ए सेट दिया हुआ है, सारे के सारे रियल नंबर में से 2 को छोड़ दो। बी सेट दिया हुआ है, सारे के सारे रियल नंबर में से 1 को छोड़ दो। एक फंक्शन डिफाइन किया ए से बी तक, डिफाइंड बाय दिस। कह रहा है शो दैट दिस इज बाइजेक्टिव। पहले 1 1 चेक करेंगे। 1 1 के लिए सेम काम करेंगे कि लेट x1 x2 दो एलिमेंट्स मान लेंगे, कहाँ से, ए सेट से। ए सेट क्या है तुम्हारा, r-2, सच दैट क्या बात एज्यूम करके चलेंगे, एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के बराबर है। मैंने 1 मान लिया फंक्शन को, इस बात का मतलब लिखो जरा। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ x1, यहाँ पे x1 रख देंगे, x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2, x1 माइनस 1 अपॉन x1 माइनस 2, और यहाँ x2 रख दो, x2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, इसकी इधर इसकी इधर, इसको इधर करा देता हूँ, x1 x2 माइनस का 2x1 माइनस का x2 प्लस का 2, इसकी इधर करा दिया। अब इसकी इधर कराओ, x1 x2 माइनस का x1 माइनस का x1 माइनस का 2x2 और प्लस का 2। देखो यहाँ से क्या आ रहा है, x1 x2 से x1 x2 कट गया, 2 से 2 भी कट गया। x1 और 2x2 को इधर ले आओ, जब x1 को इधर ले आओगे तो प्लस का हो जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का x1। 2x2 को उठा के इधर ले आओगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का x2 इज इक्वल टू 0। यानी कि देखो फिर से क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। और फिर से अगर x1 x2 आ गया तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम इमेजेस। डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस, सेम नहीं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट इमेजेस। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स के पास डिफरेंट इमेजेस हो गई, एफ क्या हो जाएगा हमारा, 1 1 हो जाएगा। एफ इज, ठीक है, एफ इज। अब देखते हैं ऑन टू के लिए भी एकदम सेम टू सेम काम करना है। लेट एफ एक्स को वाई के बराबर मान लेना है, और फिर यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करें। ये है x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, ये हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई, इधर ले गया। x वाली टर्म को एक तरफ ले आओ, x माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2y। x को यहाँ से कॉमन निकाल लो, 1 माइनस वाई 1 माइनस 2y। यहाँ से x कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1 माइनस 2y अपॉन 1 माइनस x आ गया। अब देखो तुम्हारी रेंज और सॉरी डोमेन और कोडोमेन ध्यान दो। डोमेन तो दी हुई है ये, और रेंज दी हुई है ये। कह रहा है कि अगर मैं हर एक y उठाऊंगा यहां से, तो क्या उसकी एक प्री इमेज मिल जाएगी इसके अंदर। यहां पे देखो एक एलिमेंट समस्या करने वाला है, कौन, y इज इक्वल टू 1 समस्या करने वाला है। अगर मैंने y की वैल्यू 1 ले ली तो डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा, यानी 1 की प्री इमेज नहीं मिलेगी मुझे। और पर उसने हमारी मदद ये आसान करी है, उसने कहा है कि 1 तो तुम्हें लेना ही नहीं। अगर वो 1 को यहां से एक्सक्लूड नहीं करता, सिर्फ रियल दे देता, तो फिर ये फंक्शन ऑन टू नहीं होता, 1 की प्री इमेज नहीं मिलती। पर उसने 1 तो खुद ही नहीं लिया है। तो मैं ये बात आराम से कह सकता हूं कि फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू r माइनस 1, यहां से कोई भी y उठाओ, देन देयर एग्जिस्ट ए x, तो फिर उसके लिए हमेशा एक x मिलेगा, कहां पे, डोमेन के अंदर, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हर एक y के लिए जो यहाँ पे जा रहा है उसके लिए एक प्री इमेज पक्का मिलेगी। तो दिस इंप्लाइज एफ इज ऑन टू, एफ मेरा ऑन टू भी है, तो दिस इंप्लाइज एफ इज बाइजेक्टिव। तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, बाइजेक्टिव। इस तरीके से करना है। मेरे ख्याल से अब सभी को आइडिया लग गया होगा। फाइनली हम देखते हैं
कि CUET के अंदर पिछले 2 सालों के अंदर कौन कौन से सवाल आए हुए हैं। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। CUET 2022 के अंदर आया हुआ है। इस एक क्वेश्चन में ही सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी। यहाँ पे हमें लिस्ट 1 दी हुई है और लिस्ट 2 दी हुई है, अगर ध्यान से देख पा रहे हो, और यहाँ पे लिस्ट 2 ऑप्शंस मैच करने हैं। 2 तो रिलेशन डिफाइन करे हुए हैं और 2 फंक्शन डिफाइन करे हुए हैं। 2 क्या डिफाइन किए हुए हैं? फंक्शन डिफाइन करे, और उनके ऑप्शन दिए हुए हैं सिमेट्रिक, 1-1, बाइजेक्टिव, इक्विवेलेंस। अब पता है तुम्हें सिमेट्रिक रिलेशन होगा और इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, और ये दोनों फंक्शंस के ऑप्शन। ठीक है, तो पहले रिलेशन को देखो, x, y, x एंड y आर स्टूडेंट ऑफ द सेम स्कूल। x और y जो है दोनों के दोनों सेम स्कूल के बच्चे हैं। तो ये रिलेशन क्या होगा देखते हैं। अब जरा मुझे खुद बताओ, इस रिलेशन को अगर देखोगे, एक बच्चा खुद के स्कूल का तो होगा ही। दो बच्चे कब रिलेट करेंगे? x बच्चा और y बच्चा कब रिलेट करेंगे? जब वो सेम स्कूल के होंगे, ये कह रहा है। तो x बच्चा x के साथ तो रिलेट करेगा ही, क्योंकि वो खुद तो सेम स्कूल का है ही, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया। अगर x और y रिलेट कर रहे हैं, x और y रिलेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि x और y का स्कूल सेम है। तो क्या मैं कह सकता हूं y और x भी रिलेट करेंगे? इसका मतलब क्या होगा कि y और x का स्कूल भी सेम होगा। अगर x और y का स्कूल सेम है भाई, तो y और x का भी तो स्कूल सेम होगा, तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिविटी में मैंने मान लिया x और y का स्कूल सेम है, y और z का स्कूल भी सेम है। x और y का स्कूल सेम है, y और z का स्कूल सेम है, तो क्या x और z का स्कूल सेम नहीं होगा? सेम ही तो होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तीनों की तीनों चीजें हो गई, यानी कि जो पहले वाला रिलेशन है वो मेरा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो फर्स्ट इज मैप्ड विद 4, पहला रिलेशन इक्विवेलेंस दिया हुआ है, इसका मतलब दूसरा ऑटोमेटिकली सिमेट्रिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? L1 इज परपेंडिकुलर टू L2 दिया हुआ है। अगर L1 L2 के साथ परपेंडिकुलर है तो L2 L1 के साथ भी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। फंक्शन की बात करते हैं। ये वाला फंक्शन देखो, f फ्रॉम रियल से रियल इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू 2 - 3x। ये लीनियर फंक्शन नहीं है, अभी अभी बताया था जस्ट। f फ्रॉम r से r, ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू ax प्लस b, ये फंक्शन बताया था। यहाँ पे a की वैल्यू -3 है, b की वैल्यू 2 है। ये जो फंक्शन होता है इट इज ऑलवेज 1-1 और एज वेल एज ऑन टू भी होता है, क्योंकि यहां से अगर तुम y की वैल्यू निकालोगे, इसको y के बराबर अगर रख दोगे, सॉरी x की वैल्यू निकालोगे, तो x की वैल्यू आएगी y माइनस बी अपॉन a। अब यहाँ पे इस दुनिया का कोई भी रियल नंबर रख लो, हमेशा x एक रियल नंबर निकल के आएगा। तो ये फंक्शन 1-1 भी होता है और ऑन टू भी होता है, हमेशा लीनियर फंक्शन। तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, थर्ड इज मैप्ड विद थर्ड। तो इसका मतलब ये जो चौथा फंक्शन बच गया, f फ्रॉम 0 से 1 के क्लोज्ड इंटरवल से डिफाइंड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये तुम्हारा 1-1 हो जाए डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेजेस। तो फर्स्ट मैप कर गया फोर्थ पे, a मैप कर गया 4 पे, यहाँ पे दोनों पे है, और b मैप कर गया 1 पे, b मैप कर गया 1 पे, यहाँ पे भी सेम है, c मैप कर गया c पे, तो c मैप कर गया c पे। b ऑप्शन सही, बी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। ठीक है, ये तो हो गया 2022 का। 2021 का सवाल देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि लेट P बी एनी नॉन एम्प्टी सेट कंटेनिंग P एलिमेंट। कह रहा है कि P एक सेट है जिसके अंदर कितने एलिमेंट है? स्मॉल p एलिमेंट्स। देन द व्हाट इज द नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन P, यहाँ पे बड़ा P लगा। कह रहा है कि कितने रिलेशंस होंगे P के ऊपर, नंबर ऑफ रिलेशंस। मैंने बताया था अगर A सेट के अंदर m एलिमेंट्स हैं, B सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो पहली बात तो हमने A क्रॉस B निकाला था, A क्रॉस B के अंदर एलिमेंट थे mn। फिर नंबर ऑफ रिलेशंस कितने थे? अभी आज के लेक्चर में ही तो किया है, नंबर ऑफ रिलेशंस थे तुम्हारे 2 mn। अब यहाँ पे P से P पे डिफाइन किया हुआ है, m की वैल्यू भी P है और n की वैल्यू भी P है, तो mn की वैल्यू P स्क्वायर बननी चाहिए। P से P पे रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, तो A सेट भी P है, B सेट भी P है, दोनों के अंदर P एलिमेंट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे? P स्क्वायर होंगे, तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे? 2 P स्क्वायर। देखो कितना रद्दी सवाल है। और अगर तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद है 2 की पावर mn, m की वैल्यू भी P दी हुई है और n की वैल्यू भी P दी हुई है, 2 P स्क्वायर, इसका ऑप्शन भी 2 हो जाएगा। बस ये 2 ही सवाल आए हुए हैं पिछले 2 सालों के अंदर।
और जो कि हमने बड़े कंफर्टेबली कर लिए, इसी लेक्चर से हमारे इजीली हो गए। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर सभी को बड़ा हेल्पफुल लगा होगा, वन शॉट वीडियो। तो इसी के साथ अब हम गुड बाय बोलते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। माई सेल्फ मयंक सैनी साइनिंग आउट। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।